अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ बटरकप बाय माहिरा ज़ैनब खान का 13वां एपिसोड लेकर। चलते हैं एपिसोड की जानिब। इतना सामान, मुझे लगा था तुमने सिर्फ 2 घंटे ही गुजारने हैं। बासिल ने अपने जूते उतारते हुए हर जगह बिखरे हुए बड़े बड़े से बॉक्सेस को देखते हुए कहा था। अपार्टमेंट की हालत काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी वक्त लगेगा उसे सेट होने में, तब तक एडजस्ट कर लो। जरी ने सोफे पर गिरते हुए कहा था। कोहनी के बल वो नीम दरासा था। मनन ने जो खाना उसे दिया था वो मेज़ पर रखते हुए किचन से प्लेट उठाकर लाने के बाद वो फ्रेश होने चला गया था। कुछ देर बाद इजी से ट्राउज़र और बैगी शर्ट पहने वो डाइनिंग टेबल पर आ गया था। उसका अपार्टमेंट भी मनन के जैसा ही था, लेकिन वहाँ फर्नीचर इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए खुला खुला सा लगता था। मनन के घर की तरह उसकी दीवारों पर जा बजा पेंटिंग्स नहीं थी, नई दीवार के कोनों में बड़े बड़े से आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हुए थे और नई सजावट की दूसरी चीज़ें। क्या तुमने खबर लगा दी? जरीन ने फ़ोन पर से नजरें हटाए बगैर पूछा। उसका इशारा उस डील की तरफ था जो सुबह उन दोनों के दरमियान हुई थी। नहीं, मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। वो प्लेट में खाना डालते हुए बोला। थैंक्स ब्रो, वैसे इसके बदले अगर तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो मैं दे सकता हूँ। एजेंसी के अंदर की चटपटी बहुत खबरें हैं मेरे पास। तुम्हारी वेबसाइट पर आग लग जाएगी वो पब्लिश होने के बाद। जरीन ने पुरजोर से अंदाज में की गई ऑफर ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। तुम सोशल मीडिया पर जितने रूड लगते थे, असल जिंदगी में इसके बरक्स हो। चावल का चम्मच भरकर मुंह में डालते हुए उसने इजहार ख्याल किया था। मुझसे पहली बार मिलने वाले मुझे रूड ही कहते हैं, हालांकि मैं बस रिजर्व नेचर का हूँ, लेकिन दोस्तों के साथ मैं घुल मिल जाता हूँ, जैसे तुम्हारे साथ। क्या जागवान से भी दोस्ती हो गई है तुम्हारी? बासिल ने सूप का चम्मच मुंह में डालते हुए सरसरी से अंदाज में पूछा था। जरी ने उसे अपना दोस्त कहा था, जिसे वो सिरे से नज़रअंदाज कर गया था। नहीं, मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी को अपनी दोस्ती ऑफर की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? उसने आबरू उठाकर उसे देखा। हाँ, उसने कहा वो दोस्त नहीं बना था। क्या सच में उसका कोई दोस्त नहीं है? नहीं, उसे अकेले रहना पसंद है। बासिल ने सपाट से अंदाज में जवाब दिया। अकेले रहने वाले या तो शोर से घबराते हैं या फिर रौनकों से धोखा खाकर बैठे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है उसके साथ कौन सा मसला हुआ होगा? रौनकों से धोखा खाने वाले कौन होते हैं? उसके तजस्सुस पर इस्तफसार पर उसने नासमझी से पूछा। जिन्हें महफिल में कबूल नहीं किया जाता, जिनकी मौजूदगी को नज़रअंदाज किया जाता है, जो 20 लोगों के दरमियान बैठे हुए भी खुद को अकेले महसूस करते हैं। तो ये बात तुम सीधे तरीके से भी तो कह सकते थे, रौनकों से धोखा खाने वाले। आखिर में उसके बाद बासिल ने तनफ्फुर से दोहराई थी। मैं आजकल नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ। उसके पुरजोर से जवाब को सुनकर बासिल को कोई हैरानगी नहीं हुई थी। वो अच्छे से जानता था वो किसे इम्प्रेस करने की कोशिश में था। हाँ, तो हम बारिस्ता के बारे में बात कर रहे थे। तुम तो उसे पहले से जानते हो ना, तुम्हें तो पता ही होगा ना वो क्यों इतना तन्हा पसंद है। जिस तरह उसने तुम्हें दोस्त नहीं बनाया, उसी तरह हमारी दरमियान भी दोस्ती नहीं है, और ना ही मैं उसके अलग थलग रहने की वजह जानता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लोगों में काफ़ी दिलचस्पी होती है। ऐसे इंसान काफ़ी गहरे होते हैं, इनकी बातें, इनका तजर्बा और तजिया कमाल का होता है। मुझे ऐसे लोगों के साथ गुफ्तगू करना पसंद है। बासिल का खाना उसके हलक में उतरना 2 बार हो गया था। यही बात कुछ देर पहले ऑन ज़ैम ने भी की थी। उसे तब भी इतनी ही नागवारी हुई थी, उसे अब भी ये बात इतनी ही नापसंद आई थी। उसने बेदिली से प्लेट को खिसका दी थी। सारी भूख खत्म हो गई थी। खाने से उसका दिल उचाट हो गया था। वो दोनों क्यों उसमें इतनी दिलचस्पी ले रहे थे आखिर? जब उन्हें पता चलेगा कि ये दिलचस्प इंसान सालिस कादिर ही है तो क्या हाल होगा इनका। बासिल ये बात 1000 दफ़ा सोच चुका था और हर दफ़ा एक नया खौफ उसके दिल में गड़ जाता था। वो ड्रैगन फोर्स का हिस्सा है। वो इस बारे में क्या जवाब देगा किसी को? मनल का सामना कैसे करेगा? ज़ैम को क्या सफाई देगा? वो कितने ही बार सोच लेता, लेकिन वो जवाब उसे मिलना ही नहीं था जिससे वो मनल या बाकियों को अपनी सफाई से कायल कर पाता। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। काउच पर लेटा हुआ वो एकटक छत को देखे जा रहा था। उसकी सोचों में जैसे कोई तूफान उमड़ आया था। आने वाला वक्त उसे हौला रहा था, खौफजदा कर रहा था। कभी दिल में ख्याल आता कि ऑन ज़ैम को सब कुछ सच बता दे, ताकि वो फ़ौरन जरीर को साजिश से बचाकर किसी महफूज जगह पर ले जाए, लेकिन दूसरे ही लम्हे अपनी इस सोच को वो झटक देता। वो गद्दारी नहीं कर सकता था। वो गुमान भी नहीं कर सकता था कि उसके धोखे पर साजिश उसका क्या हाल करता। ऐसे क्यों बंद कर दिया? ऑन करो इसे। उसकी नींद में डूबी हुई झुंझलाई हुई आवाज़ उभरी तो बासिल ने चौंक कर उसे देखा, जो शब ख्वाबी के लिबास में आड़ा तिरछा सा बेड पर लेटा हुआ था। बासिल ने उठकर रिमोट उठाकर उसे ऑन किया था।
कुछ बटन प्रेस किए लेकिन वो फिर भी कॉलिंग नहीं कर रहा था। उसके सेल निकाल कर दोबारा डाले। कुछ देर अपने हाथ पर उसे पटका लेकिन वो चलने से फिर भी इनकारी था। नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। वो आंखों को बमुश्किल खोलता हुआ उठ बैठा। इसे ठीक करो, मैं ऐसे के बगैर नहीं सो सकता। मुझसे नहीं हो रहा, कल इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर चेक करवाना पड़ेगा। तब तक क्या होगा? हाँ कम ऑन ज़रीर, एक दिन से कुछ नहीं होता, ऐसी के बगैर भी सोया जा सकता है। वो चिढ़े हुए से अंदाज में बोला था। तुम सो सकते हो लेकिन मैं नहीं सो सकता। इलेक्ट्रीशियन को अभी कॉल करके बुलाओ। इस वक्त? आधी रात का वक्त है, कोई नहीं आएगा। मुझे ऐसी के बगैर नींद नहीं आएगी। और कल कोर्ट में पेशी है, जानते हो पूरी मीडिया इस न्यूज़ को कवर करने आएगी और ऐसे में मेरा चेहरा बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगेगा, मेरी आंखों पर भी स्वेलिंग होगी। फिर मैं क्या करूँ, तुम ही बता दो। उसने बेजारी से पूछा। मुझे क्या मालूम, मेरे मसले सिर्फ ज़ईम ही हल कर सकता है। उसी को कॉल करता हूँ, वही कुछ करेगा। ज़रीर ने साइड टेबल पर पड़ा हुआ अपना फ़ोन उठाया था। बल्कि 1 मिनट, कॉन्टैक्ट को खोलते हुए वो रुका था। नींद में भरी हुई अधखुली आंखें से बासिल को देखा। बारिस्ता के घर में ऐसी है? बारिस्ता? वो एक लम्हे को उलझा था लेकिन फिर याद आ गया कि वो किसे बारिस्ता कहता था। मुझे नहीं मालूम, मैं कभी उसके घर नहीं गया। ठीक है, फिर पहले उसे ही कॉल करके पूछ लेता हूँ। अगर उसके घर में ऐसी हुआ तो? बासिल ने भीजे हुए आबरू के साथ पूछा। तो ये गुड न्यूज़ होगी, हम उसी के अपार्टमेंट में जाकर सोएंगे। क्या तुम सच में ये करोगे? मेरे पास उसका नंबर नहीं है, तुम कॉल करो। तुम एक दफ़ा फिर सोच लो, अजीब नहीं लगेगा इतनी रात को किसी को परेशान करना? उसे परेशान नहीं किया तो कल टीवी पर मेरी जो शक्ल दुनिया देखेगी ना, मुझे डिप्रेशन होगा। बासिल ने उसे रोकना चाहा था। वो नहीं चाहता था कि वह सालिस के सामने भी जाए, लेकिन उसके मना करने में इतनी शिद्दत भी नहीं थी जैसे वो नीम रजामंद था, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि कम से कम उसे इस वक्त और ऐसे मौके पर वो ज़रीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अपनी असलियत ऐसे बाहर आने नहीं देगा, ना ही अपने लिए कोई मुश्किल खड़ी करेगा। बासिल ने अपने फ़ोन से कॉल मिलाकर उसकी जानिब बढ़ा दिया था। वो दिल से सालिस की इज्जत करता था, दिल से उसका हर हुक्म मानता था, लेकिन उसे शिकवा था तो बस इतना कि सालिस को उस पर एतबार करना चाहिए था। वो जांगवान बनकर किसी भी मकसद से उनके दरमियान आया हो, लेकिन अगर वो एक दफ़ा बासिल को इस बारे में बता देता तो क्या हो जाता? शायद इसी नाराज़गी की वजह से उसने ज़रीर को मना नहीं किया था। वो उसे सालिस के सामने ले जाकर जैसे उसके नागवारी और ज़ब्त को देखना चाहता था। वो सीने पर बाजू बांधे खामोशी से उसे देख रहा था, जो फ़ोन कान से लगाए हुए बैठा था। बोलो बासिल, जांगवान की संजीदा सी आवाज़ उभरी थी। ज़रीर बात कर रहा हूँ। उसकी नींद में डूबी हुई भारी सी आवाज़ उसे चौंका गई थी। उसने फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन को देखा था। बासिल का ही नंबर था, लेकिन ज़रीर ने क्यों फ़ोन किया था उसके नंबर से? क्या बात है? क्या तुम्हारे अपार्टमेंट में ऐसी है? ऐसी? हाँ ठीक है। ज़रीर ने बस इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। चलो मसला हल हो गया, अपने बिस्तर वगैरह उठाओ और हम बारिस्ता के घर जा रहे हैं। देखो तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं नहीं जा रहा। बिस्तर और मुंह उठाकर कैसे किसी के घर पर सोने जा सकते हैं? तुम सोचते बहुत हो, अगर मैं अकेला जाऊंगा तो उसे भी अजीब लगेगा। तुम्हें मेरा साथ देने के लिए चलना ही होगा। उठो अब। अपने ध्यान में दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आई तो वह इख्तियार ही चीख कर उसके मुँह से निकली थी। बगल में तकिया और चादर दबाए वो तकरीबन जांगवान के दरवाजे से चिपका हुआ हल्के से दस्तक दे रहा था, और उसके साथ जो खड़ा हुआ था उसने तो पूरे ब्लैंकेट को सर पर इस तरह से ओढ़ रखा था कि पूरा उसमें छुपा हुआ था। क्या वो दोनों रात के इस पहर जांगवान को डराने के लिए खड़े थे? चीख क्यों रही हो? पूरी बिल्डिंग को जगाने का इरादा है क्या? बासिल ने उसे खामोश रहने के लिए कहा। तुम लोग इसके घर के सामने क्या कर रहे हो? और इसे क्या हुआ है? उसने ज़रीर को हैरानगी से देखते हुए कहा था। मैं शावर ले रहा था। क्या हुआ? उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। वो जल्दी जल्दी में आया था। जब लोग गहरी नींद में होते हैं तुम उस वक्त शावर लेते हो? कितने अजीब हो तुम। इतनी रात गए शावर लेना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। अगर तुम बुरा ना मानो तो आज रात अपने घर पर सोने दो। मेरे घर का ऐसे काम नहीं कर रहा। शहजादे साहब गर्मी में नहीं सो सकते, पिघल जाएंगे। बासिल ने जब्त भरे अंदाज में खफीफ सा मुस्कुराते हुए कहा था। ठीक है आ जाओ। उसने एक निगाह उन दोनों पर डाली थी, फिर दरवाज़ा पूरा खोलकर साइड पर हो गया था। सुबह मिलते हैं, ज़रीर ने मुस्कुराते हुए मनल से कहा, जो अपने दरवाजे के पास से अपने पार्सल उठा रही थी। वो दोनों जांगवान की तकलीद करते हुए उसके बेडरूम में आ गए थे। तुम दोनों यहाँ सो सकते हो, उसने टॉवल से अपने बाल रगड़ते हुए कहा। ज़रीर तो सीधा जाकर बेड पर गिरा था, लेकिन बासिल वहीं खड़ा था। बेड इतना बड़ा था कि सिर्फ 2 ही लोग ठीक से सो सकते थे। वो ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज करके साइड टेबल पर से अपना फ़ोन, लैपटॉप और एयरपोर्ट्स के लेकर
कमरे से चला गया था। उसके जाते ही बासिल ने कब का रुकी हुई अपनी सांस खारिज की थी। फिर दायरा नसी निगाहों से उसके बेडरूम को देखा था, जहाँ हर चीज़ डार्क ग्रे और स्याह रंग में रंगी हुई थी। चाहे वो कमरे की दीवारें हों, फर्नीचर, बेडशीट, कर्टन्स हो या दीवारों का रंग, हर चीज़ में वही दो रंग दिखाई दे रहे थे। उसके ग्रे आंखों में सत्ताई सी उभरी थी। बेड के पीछे वाली दीवार पर एक बड़ी सी सुर्ख ड्रैगन की पेंटिंग लगी हुई थी, जिसके मुंह से नीली आग निकल रही थी। उस सियाह और ग्रे रंग के दुनिया में वो सुर्ख ड्रैगन की पेंटिंग काफ़ी अलग और मुनफरिद लग रही थी। बासिल को वो ड्रैगन जाना पहचाना सा लगा था। उसी तरह का टैटू वो सालिस के गर्दन पर देख चुका था। उसे ड्रैगन इतने पसंद क्यों थे? उसने सर झटक कर एक नज़र जरीर पर डाली थी, जो सर तक ब्लैंकेट ओढ़े शायद सो भी चुका था। उसे जरीर की बेफिक्री सी नींद पर रश्क आया था। वो उठकर बालकनी में आ गया था, जिस पर लगे पर्दे तेज हवाओं से सरसरा रहे थे। वहाँ कुछ प्लांट्स रखे हुए थे, जिन्हें देखकर उसे याद आया था कि उसका घर मनल ने ही सेट किया था, अपनी मर्जी के रंगों से और अपनी पसंद की चीज़ों से ही उसे सजाया था। उसके कमरे में लगी हुई इस ड्रैगन की पेंटिंग के अलावा हर चीज़ मनल के पसंद की थी। रेलिंग पर दोनों हाथ रखे वो गहरी सोच में डूबा नजर आने लगा था। सिर्फ मनल नहीं थी जो उसमें इंटरेस्टेड थी। क्या सालिस के दिल में भी मनल के लिए जज्बात थे? वो भी उसे पसंद करता था। वो मनल को कैसे जानता था? क्या वो उसकी मोहब्बत में अपनी पहचान बदलकर उसके नज़दीक आया था? ऐसे कितने ही सवाल थे जो जहरीले सांप की तरह उसे डसते रहते थे, जिनका जवाब सालिस के अलावा किसी के पास भी नहीं था। उसने एक थकी मांदी सी सांस खारिज करके दूर अफक को देखा था, तो खामोश और चांद के बगैर वीरान सा लग रहा था। नींद तो उसकी उड़ चुकी थी। आज रात सोने का उसका वैसे भी कोई इरादा नहीं था। वो सालिस के घर में बेफिक्री से सो भी नहीं सकता था, वो भी इस सूरत में जब जरीर वहाँ मौजूद था। उसका इरादा अपने घर जाकर कॉफ़ी बनाकर लाने का था। कमरे के ख्वाबेदा से माहौल से निकलकर वो बाहर लॉन्च में आया था तो कुछ रंग उसे दिखाई दिए थे। शुक्र था कि मनल ने वहाँ भी ग्रे और स्याह की थीम नहीं रखी थी। लॉन्च के अलावा वो बाकी घर को भी काफ़ी वार्म कलर्स के साथ डेकोरेट किया गया था। बस उसका बेडरूम ही था जो सबसे मुख्तलिफ था। लॉन्च से मुलिका ओपन किचन में खड़े उस पर बासिल की निगाह पड़ी थी। लूसी ग्रे शर्ट पहने वो कॉफ़ी मशीन के सामने खड़ा हुआ था। आहट पर उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा था, फिर कुछ कहे बिना ही अपने काम की जानिब मुतवज्जा हो गया। उसका सिर्फ एक नज़र भी देखना उसकी सांस खुश कर गया था। उसने लेंस नहीं लगाए हुए थे। उसकी नीली आंखों का रंग बिल्कुल वैसे ही था जैसे पेंटिंग में मौजूद ड्रैगन के मुंह से निकलने वाली आग का रंग था। सोए नहीं तुम? हैरत अंगेज तौर पर वो संजीदा या सपाट नहीं था, नॉर्मल से अंदाज में पूछ रहा था। बासिल को थोड़ी धारस हुई थी, वरना उसे लगा था कि जरीर को उसके घर लेकर आने पर वो उसे गर्दन से पकड़कर दीवार में दे मारेगा। दूसरी जगह नींद नहीं आती, उसने आहिस्तेगी से कहा, लेकिन सालिस ने कुछ नहीं कहा। उसने कैबिनेट से एक और सिया मग निकाला, फिर दोनों में कॉफ़ी डालने के बाद उसके पास आ गया। एक कप उसकी जाने बढ़ा दिया। बासिल ने चौंक कर उसके बढ़ाए हुए हाथ को देखा था। सालिस ने उसके लिए कॉफ़ी बनाई थी। ऐसा पहली बार नहीं था कि वो उसके हाथ की बनी हुई कॉफ़ी पीने वाला था। वो मुताद बार भी पी चुका था, लेकिन तब वो उसके लिए सिर्फ ज़ांगवान था, एक मामूली सा बारिश था। आज वो सालिस कादिर था, जिसके चेहरे पर एक निगाह डालना भी उसे मुश्किल लगता था। उसने शुक्रिया के से अंदाज में सर को हल्का सा खम देते हुए दोनों हाथ से उस बड़े से सियामक को पकड़ा था। लॉन्च में मौजूद उस बालकनी से ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी, जहां लगे हुए विंड चाइम की सुरीली सी आवाज़ उस खामोशी को तोड़ने का सबब बन रही थी। वो वही विंड चाइम थी जो उन्होंने शीन लाइन नाइट मार्केट से खरीदा था। बासिल एक दफ़ा भी उसके घर नहीं आया था। हालांकि मनल ने कई दफ़ा उसे कहा था कि वो एक दफ़ा जाकर देखे कि उसने ज़ांगवान का घर कैसे सेट किया है, लेकिन हमेशा ही किसी न किसी वजह से वो जाने से रह जाता था। बालकनी के पास ही रॉकिंग चेयर पर बैठते हुए उसने टांग पर टांग रखते हुए सामने कॉफ़ी टेबल पर पड़ी हुई एक किताब उठा दी थी। वो वही किताब थी जो मनल ने उसे खरीद कर दी थी, ब्यूटी एंड द बीस्ट। मनल जलील की पसंदीदा किताबों में से एक किताब। सालिस कादिर जैसा साइकोलॉजी और इंसानी रवैयों और नफ्सियात के बारे में किताबें पढ़ने वाले शख्स के हाथ में ऐसी फैंटेसी वाली किताब देखना वाकई अचंभे का बात था। वो रोज़ उस किताब का सिर्फ एक सफ़ा पढ़ता था, इस वजह से नहीं कि वो उससे बोरियत महसूस करता था, सिर्फ इस वजह से कि वो उसे जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहता था। वो अपनी जगह खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जरीर को यहाँ तन्हा छोड़कर घर नहीं जा सकता था, और वापस बेडरूम में जाता तो जरीर की नींद डिस्टर्ब होती। जरीर बिन कादिर वाकई उसके लिए एक मुसीबत बनकर नाजिल हुआ था। उसने गहरी सांस भरकर काफ़ी हिम्मत अपने अंदर जमा करके
मक्की गरमाइश उसे अपने अंदर उतारती महसूस हो रही थी। सालिस की जरा सी कर्म नवाजी उसका थोड़ा सा खौफ तो कम कर गई थी। आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? नीम अंधेरे से खामोश लाउंज में उसकी आवाज़ उभरी थी। सालिस ने उसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी थी। वह वैसे ही बेनियाज बैठा था जैसे उसकी खामोशी उसकी तरफ से इनकार थी। ज़रीर से इतनी नफरत क्यों करते हैं आप? बासिल को एक मौका मिला था सालिस से गुफ्तगू करने का, जिसे वो हरगिज़ गंवाना नहीं चाहता था। उससे कुछ देर बाद करके वो कुछ ना कुछ तो उसके इरादों के बारे में जानकारी हासिल कर सकता था। मैंने तुमसे कहा था ना, साजन मत बनना। तल्ख कॉफ़ी का घूंट भरते हुए उसने सपाट से अंदाज में जैसे उसे याद दिलाया था। मैं साजन नहीं बन रहा, मैं उसकी तरह आपको धोखा नहीं दूंगा, लेकिन तुम उसकी तरह ही अपनी हद क्रॉस कर रहे हो, इस लाइन से आगे बढ़ रहे हो जिसे पार करने की तुम्हें इजाज़त नहीं। उसने आंखें उठाकर काफ़ी आराम से उसे उसकी हद के बारे में आगाह किया था। वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता। वो तो कहता है कि उसने सालिस का नाम भी कभी नहीं सुना था। फिर आप क्यों उससे इतनी नफरत करते हैं? ज़रीर ने ऐसा भी क्या किया है? क्या कह रहा था तुम्हारा गुस्सेला दोस्त? सालिस से मिलने की हसरत बढ़ गई है उसके दिल में। बासिल ने सांस रोककर उसे देखा था। वो कैसे भूल गया था कि उसकी फ़ोन कॉल्स का सारा रिकॉर्ड महफूज किया जाता है। उसके लबों पर उसे एक मुस्कुराहट दिखाई दी थी, एक तमस्कर भरी सी। एक काम करते हैं बासिल महमूद, वो किताब मेज़ पर डालते हुए उठ खड़ा हुआ था। तुम ऑनजेम को सारी हकीकत बता दो। मग हाथ में थामे दूसरे हाथ को जींस की जेबों में डाले वो आहिस्तगी से चलता हुआ उसके नज़दीक आया था। उसकी बात सुनकर बासिल हक्का बक्का रह गया था। वो शशद्र निगाहों से उसे देख रहा था, जिसके चेहरे से कोई भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। उसे बता दो कि तुम एक मुखलिस दोस्त नहीं हो। तुमने उससे अपनी पहचान छुपाई है। सब कुछ जान जाने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि जिसे वो पागलों की तरह तलाश कर रहा है वो तो उसके बहुत करीब मौजूद है। उसकी आवाज़ का सर्दपन उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ा गया था। मेरी दोस्ती के दरमियान मेरा फ़र्ज आड़े आ गया था। बासिल को अपनी आवाज़ काफ़ी धीमी सी महसूस हुई। तो तुमने अपने फ़र्ज को अपनी दोस्ती पर फोकियत दी? उसने मगलबों से लगाते हुए आबरू उठाकर उसे देखा। दोस्त अगर खफा हो जाए तो उसे मनाया जा सकता है, लेकिन अपने बॉस को नाराज़ करने की गुंजाइश नहीं है। बासिल की बात का मफहूम समझकर वो मुस्कुराया था। उसे अपनी जान प्यारी थी। जान बचाने के लिए वो अपनी दोस्ती को दांव पर लगा सकता था। तो तुम्हें जान अजीज़ है, दोस्ती का सिर्फ बहाना बना रहे हो? ऐसी बात नहीं है। उसने खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी दो टोक सी आवाज़ उसे खामोश करवा गई थी। एक राह के मुसाफिर बन जाओ बासिल महमूद। फ़र्ज और दोस्ती में से किसी एक को चुनकर उसकी तरफ हो जाओ। वो क्या कह रहा था? बासिल महमूद खूब समझ रहा था, जब भी तो पलकें झपकाए बिना उसे देख रहा था। तुम ज़रीर को मुझसे बचाने की जो बचकानी कोशिशें कर रहे हो वो मुझसे छुपी हुई नहीं है। तुम उन दोनों का साथ देना चाहते हो और मुझे भी धोखा नहीं देना चाहते। तुम सबको खुश और मुतमईन रखना चाहते हो, जबकि ये मुमकिन ही नहीं है। उसका गैर जज्बाती सा अंदाज बासिल महमूद को नजरें चुराने पर मजबूर कर गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार में तेज़ी आ गई थी। सालिस कादिर इतना लाताल्लुक नहीं था जितना वो बनता और दिखाई देता था। हर जगह उसकी नज़र थी, हर किसी की हरकत पर वो निगाह रखता था। पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? तुम दोनों तरफ रहना चाहते हो, दोस्ती भी निभाना चाहते हो और फ़र्ज भी, और यही चीज़ तुम्हें मुकम्मल एक तरफ नहीं होने देगी। उस लॉन्च के बोझल और सर्द सी फिजा में या तो सालिस की भारी आवाज़ गूंज रही थी या फिर बासिल की तेज़ धड़कनों की आवाज़ थी। सच यही है, जो दोनों तरफ होता है वो कभी एक का नहीं बन सकता। उसकी कुछ अफसोस भरी सी आवाज़ दरो दीवार से टकरा रही थी। एक को छोड़ना ही पड़ता है, चाहे खुशी से या फिर बददिली से। नहीं छोड़ोगे तो फिर गिल्ट में रहोगे। फैसला कर लो इससे पहले कि वक्त अपना फैसला सुना दे, और वक्त के फैसले बड़े बेरहम होते हैं। उसने लब भीजते हुए आहिस्ते से गर्दन झुका ली थी। यहाँ आकर वो पछता रहा था। वो सोचकर आया था कि अगर ज़रीर को सालिस के सामने लेकर जाएगा तो उसकी बेबसी और गुस्से को देखकर उसे कमीनी सी खुशी होगी, लेकिन हमेशा की तरह यहाँ भी उसने मुँह की खाई थी। वो भूल गया था कि उसके सामने कौन था। उसे खुद पर तेज आ रहा था। उसने क्यों ज़रीर की बात मानी? उसने क्यों उसके चेहरे पर मुक्का मारकर उसे बेहोश नहीं कर दिया? ज़रीर की नाजुक मिजाजी की वजह से उसे आज इस अजीब दोराहे पर आकर खड़ा होना पड़ा था। उसे इस फैसले को करने का हुक्म दिया जा रहा था जिसे सोचकर वह हमेशा बेबसी का शिकार हो जाता था। तुम ऑनजेन को सच बता दो, अगर उसने तुम्हें गोली नहीं मारी तो मैं मार दूंगा। वो शायद दोस्ती का लिहाज कर लेगा, लेकिन जो बगावत तुम करोगे उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। अब मुझसे क्या चाहते हैं? उसने शदीद बेबसी के हाथों मजबूर होकर थके हुए से अंदाज में पूछा। दिल पर इतना बोझ बढ़ गया था कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ गया था।
वो पीछे पड़े हुए सिंगल सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठ गया था। मग की गर्माइश आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी थी। उस सर्द फिजा में उसकी कॉफ़ी की ठंडी हो रही थी। अगर मैंने जैन को सब कुछ बता दिया तो वो आपको मार देगा। मुझे मारना आसान है, तुम्हारे होते हुए वो मुझे मार देगा। क्या तुम उसे रोकोगे नहीं? वो जैसे जानबूझकर बासिल को इस सिचुएशन में धकेल कर उसकी हालत से महसूस हो रहा था। मैं उसे रोकूंगा, लेकिन जब वो हकीकत जान जाएगा तो फिर कैसे पीछे हटेगा? सालिस ने हल्के से शाने उचकाए थे। उसे पीछे हटाना तुम्हारा काम है, इसी काम के पैसे दिए जाते हैं तुम्हें। बासिल ने एक गहरी सांस ली थी, सर को खफीफ सी तंबीस दी थी। सालिस कादिर ने एक लम्हे में उसे उस की औकात याद करवा दी थी। फिर मगलबों से लगाया, ठंडी कॉफ़ी का एक बड़ा सा घूंट भरा, जो ठंडी होने के बाद भी बुरी नहीं लग रही थी। उसका जायका बिल्कुल वैसे ही था जैसे ज़ांगवान के स्पेशल ब्लूइश कॉफ़ी का हुआ करता था। और अगर मैं बगावत कर दूँ तो? उसने गर्दन उठाकर गिरे आंखों को उसकी आंखों में डालते हुए पूछा था। ठंडा सा लहजा, बेतासुर सी आवाज़ और आंखें जैसे किसी भी जज्बे से अनजान। सालिस को इस सवाल की तवक्को नहीं थी। वो सर झटक कर हंसा था। तुम बगावत कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि बगावत का अंजाम क्या होता है। आपने कहा था मुझे एक तरफ होना पड़ेगा, या तो दोस्ती की तरफ हो जाऊं या फिर फ़र्ज की तरफ। लेकिन मैं अपने नज़रिए से देखूं तो मुझे या तो धोखेबाज बनना होगा या फिर बागी। पहले की तरह ही उसके लहजे में खौफ और दहशत नहीं थी। वो कंपोज लग रहा था, जैसे वो एक फैसले पर कारबंद हो गया था। कुछ ठान लिया था उसने। मैं जल्द ही आपको अपने फैसले से आगाह कर दूंगा। मुझे बस थोड़ी सी मोहलत चाहिए। मोहलत चाहिए? यानी तुमने बगावत का रास्ता चुना है? बासिल ने दम साधे उसकी मुस्कुराहट को देखा था। उसने कैसे उसके लफ्ज़ों से उसका मफहूम जान लिया था। जो सुकून और बेफिक्री उसके चेहरे पर कुछ पल पहले आई थी, वो उसी तरह रुखसत भी हो गई थी। जियोफन से वापस आने के बाद बहुत कुछ बदलेगा बासिल। बहुत सी जिंदगियाँ बदलेंगी और वो बदलाव बहुत बुरा होगा। वो जैसे किसी बड़े तूफान के आने की पेशगोई कर रहा था। वो जियोफन जाने की बात कर रहा था। बासिल के लिए ये बात हैरानगी का सबब थी। जरीर भी चाह रहा था और अब सालिस भी। तो फिर वो जोंगसान रहकर क्या करता था? उसने वहीं खड़े खड़े जियोफन जाने का फैसला कर लिया था। जियोफन में तो आप जरीर और जैम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ना? उसने बेकरारी से पूछा। उसे जैम को खबरदार करना था, उसे चौकन्ना रहने के लिए कहना था। वो अभी तक सालिस को नहीं समझ पाया था। वो कुछ भी कर सकता था। बहुत सवाल करने लगे हो तुम। आज तक मेरे सामने खड़े होकर मुझसे इतनी बातें करने की जरूरत किसी ने भी नहीं की। क्या आप मुझे भी मार देंगे? वो सवाल उसके खौफ के शबिया था। मैं तुम्हें कब का मार चुका होता, लेकिन तुम्हारी जान लेने से पहले रुक जाता हूँ। किसी की वजह से मजबूर हो जाता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तकलीफ उस लड़की को होगी जिसे मैं दुख नहीं देना चाहता। तुम उसकी कमज़ोरी हो और बदकिस्मती से वो मेरी कमज़ोरी है। वो यकीनन मनल जलील के बारे में बात कर रहा था। उसका शक बदतर हकीकत साबित हुआ था। उसका गला खुश्क पड़ने लगा था। मनल के साथ रहना, उसका दोस्त बनना, उसका ख्याल रखना बेशक बासिल महमूद की ड्यूटी थी। बेशक ये काम करने के लिए उसे पैसे दिए जाते थे। बेशक वो ये काम ड्रैगन फोर्स की तरफ से मिलने वाले हुक्म की वजह से अंजाम दे रहा था। लेकिन वो मनल के लिए इतना ही फिक्रमंद था जितना किसी अजीज रिश्ते के लिए हुआ जाता है। मनल से उसका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जो एक जज्बाती वाबस्तगी उनके दरमियान कायम हुई थी, उसकी वजह से मनल को अगर कोई तकलीफ पहुंचती तो उसका असर पूरी शिद्दत से बासिल महमूद पर पड़ता। और सालिस कादिर, वो एक बुरा शख्स था, एक कातिल था, एक गैंगस्टर था। अगर वो मनल में इंटरेस्टेड था तो ये बासिल महमूद के लिए हरगिज़ भी काबिल कबूल नहीं था। वो उसके साइज से भी मनल की हिफाजत करना चाहता था। पहले वो शक व शुबे का शिकार था। सालिस के उनके दरमियान आने की वजह तलाशता रहता था। अपनी तरफ से अंदाजे लगाने की कोशिश करता था, लेकिन सालिस की ज़बानी सुनकर उसे यकीन हो गया था कि वो ज़ांगवान बनकर मनल के लिए ही आया था। उसकी एक उलझन तो सुलझ गई थी, एक हकीकत तो पता चल गई थी, लेकिन बदकिस्मती से वो मेरी कमज़ोरी है। उस हकीकत का ये अल्फाज उसके जहन और दिल में जैसे जहर में बुझे हुए तीर की तरह बेवस्त हुए थे। वो रात बासिल महमूद पर भारी साबित होने वाली थी। वो वापस अपने रॉकिंग चेयर पर बराजमान हो गया था। फिर से ब्यूटी एंड द बीस्ट पढ़ने में मशगूल हो गया था और बासिल साकिन सा उस सिंगल सोफे पर गर्दन झुकाए बैठा हुआ था। रात यूं ही गुजरती रही थी, वक्त यूं ही बीत रहा था, लेकिन बासिल महमूद की दुनिया बस उस एक जुमले पर ही रुक गई थी। बदकिस्मती से वो मेरी कमज़ोरी है। छठा बाब, जियोफेन। एक हलचल भरा दिन
बटर कप में तुलू हुआ था। जोंगशान नॉर्थ रोड पर मकामी लोगों की आमदरफ्त थी। गाड़ियों के गुजरने का शोर बुलंद हो रहा था और अंदर ताज़ा ताज़ा रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स के साथ डोनट, क्रोसो और पफ पेस्ट्री की भी मिली जुली सी खुशबू उठ रही थी। मनल के राइटर्स कॉर्नर वाली मेज़ और चेयर के साथ कैफे की आम चेयर्स में से भी 3-4 मेज़ के गिर्द रखी हुई थी। मनल की चेयर पर जरीर बैठा हुआ था, सिया 3-पीस सूट के साथ। ऊपर से सिया कोट पहने वो सीधा कोर्ट से वहीं आया था। कुछ देर पहले ही उसने जांगवान से स्पेशली अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनवाई थी। उसने चेयर की जगह तब्दील करके उस तरह रखी हुई थी कि उसका पुश थी। बाकी कस्टमर्स की जानिब किसी को नहीं दिखाई दे रहा था कि वहाँ कौन बैठा था। मिसेस सुमा का आज कैफ़े में आखिरी दिन था। वो कैफ़े के कुछ मामलात ही मनल के साथ डिस्कस कर रही थी कि उनकी गैर मौजूदगी में स्टाफ को कोई मसला ना हो। कल उनकी फैमिली और दूसरे रिश्तेदार सब जियोफन जा रहे थे। मनल और जमिया को ठीक शादी वाले दिन पहुंचना था। जरीर, अगर तुम भी शादी में आओगे तो मेरी बेटी की खुशी दोबारा हो जाएगी। तुम उसके पसंदीदा अदाकार हो। मिसेस सुमा ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, जो स्ट्रोलबों में लगाए कोल्ड कॉफ़ी का घूंट भर रहा था। उनकी पेशकश पर हैरान हुआ था। क्या मैं आपकी बेटी की शादी में आ सकता हूँ? गलत सवाल पूछा है। सीने पर बाजू लपेटे मनल ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर सपाट लहजे में कहा, तुम्हें पूछना चाहिए था कि मैं आपकी बेटी की शादी में आकर 400 चांद लगा सकता हूँ। जरीर कादिर किसी महफिल में जाएगा तो वहाँ 400 नहीं बल्कि पूरे 1400 चांद लगेंगे। उसका अंदाज बेनियाज था। माथे पर टिके गोगल्स से आंखों पर गिराते हुए वो अब पैर पर पैर रखते हुए पीछे को टेक लगाकर बोला था, तो क्या तुम वाकई में आ रहे हो? मनल के अंदाज में हैरानगी वाज़ेह थी क्योंकि वह तकरीबात अटेंड करने वाला इंसान नहीं था। उसे पार्टीज में जाना या किसी भी गैदरिंग का हिस्सा बनना हरगिज़ पसंद नहीं था। हाँ, मिसेस सुमा ने इतने प्यार से इनवाइट किया है, इनकार कैसे कर दूँ? तुम्हारी सिक्योरिटी का मसला नहीं होगा। तुम्हारा मैनेजर तुम्हें जाने की इजाज़त दे देगा। उसने कुछ तंजिया से ज़ईम के मुतालिक पूछा था। उनकी बातें ख़त्म हो और वो अंदर तशरीफ़ लाए तो फिर मैं पूछूं उससे कि मेरा जियोफन जाना सेफ़ है या नहीं। जरी की नज़रों के ताक़ुब में उसने ग्लास वॉल के पार देखा जहाँ वो दोनों खड़े दिखाई दे रहे थे। बासिल ने हमेशा की तरह कोजी से कपड़े पहने हुए थे और वहीं ऑनजेम सूटेड बूटेड सा खड़ा हुआ था। पहचान छुपाने के लिए उसने गॉगल्स और मास्क का सहारा लिया हुआ था। उन दोनों के दरमियान कोई गुफ्तगू हो रही थी। बासिल के चेहरे पर कुछ संजीदगी और नाखुशी थी। वहीं ज़ईम का चेहरा मास्क के पीछे छुपा हुआ था, जिसकी वजह से उसके मूड के बारे में कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। दोनों मुख्तलिफ मिजाजों के इंसान हैं, फिर भी इनकी दोस्ती हो गई। मनल ने बबल टी का ग्लास अपनी जानिब खिसकाते हुए स्ट्रॉ लबों में दबाते हुए इजहार ख्याल किया। जिस तरह ये चुपचाप बासिल की बातें सुनता है, मुझे हैरानगी होती है। ऑनजेम सामने वाले को बस इतनी ही अहमियत देता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। उसे सिर्फ अपने मतलब की बातें करना आता है, किसी की सुनना उसने कभी सीखा ही नहीं था। लेकिन चीफ एडिटर जिस तरह उसे बातें सुनाता है, मुझे अंदर से खुशी होती है। चलो, कोई तो है जो उसे चुप करवा सकता है। इन दोनों को तो साथ में देखकर मुझे भी हैरानगी होती है। देखते हैं कब तक चलती है इनकी दोस्ती। वैसे चीफ आ रहा है शादी में? मनल की बात सुनते हुए उसने याद आने पर बासिल के मुतालिक पूछा था। उसने माजरत कर ली है, कह रहा था कि ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिल रही, काम का बर्डन ज़्यादा है। स्ट्रो को ग्लास में घुमाते हुए उसने जवाब दिया था, तो फिर सिर्फ तुम और मैं ही जा रहे हैं? जमिया और वान भी जा रहे हैं? बारिस्ता जा रहा है? जरीर ने हैरानगी से पूछा। जांगवान के जियोफन जाने का सुनकर उसे वाकई अचंभा हुआ था। हाँ, चलो फिर कोई तो होगा मुझे कंपनी देने के लिए, उसने रिलैक्स अंदाज में कहा। तुम्हें क्या, कोई साथ हो या ना हो, तुम्हारी फौज तो तुम्हारे साथ जाएगी ना? फौज का तो नहीं मालूम, लेकिन ज़ईम तो जाएगा। अगर ज़ईम साथ होगा तो फिर किसी फौज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम इस पर कुछ ज़्यादा ही एतमाद करते हो, वो नाखुशी से बोली। अंधा एतमाद, उसका अंदाज पुख्ता था। लोग तो अपने साय पर भी भरोसा नहीं करते, उसने बेनियाजी से कहा। बेशक अपने साय पर ना करूं, लेकिन ज़ईम पर कर सकता हूं, वो मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हारे ड्रामे का क्या हुआ? शूटिंग कब शुरू होगी? मनल ने मौजू बदलते हुए पूछा। शायद कभी भी नहीं। क्या मतलब? सुना है ये प्रोजेक्ट कैंसिल होने वाला है। कैंसिल? लेकिन क्यों? काफ़ी सारी शूटिंग तो मुकम्मल हो गई थी ना। 70% ऑलमोस्ट। तो फिर कैंसिल क्यों कर रहे हैं? सोशल मीडिया प्रेशर की वजह से लोगों का कहना है कि वो हर उस ड्रामे का बायकॉट करेंगे जिसमें कातिल होगा, यानी मैं। लेकिन कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। तुम ही ने कहा था कि कुछ पेशी के बाद केस ख़त्म भी हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन तुम जानती हो यहाँ के मदा कितने टॉक्सिक हैं। अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी की ज़रा सी भी गलती को आसानी से माफ़ करना इनके लिए नामुमकिन है। मनल खामोशी से उसे देख रही थी। वो जानती थी वो ठीक ही कह रहा था। मासी में कितने ही अदाकारों ने भी बेजान तनकीद की वजह से जहनी असियत का शिकार होते हुए अपनी जान ले ली थी।
वो बोझल दिल से उसे देख रही थी। इतनी मुश्किल से वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, इतनी मुश्किलों से उसे कोई प्रोजेक्ट मिला था, अब वो भी कैंसिल होने वाला था। अब तुम क्या करोगे? मनल के इस्तफसार पर उसने शाने उचका दिए। सच बताऊं तो मैंने कुछ सोचना या उम्मीद रखना छोड़ दी है। सुना था कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, हमेशा अच्छा गुमान ही रखना चाहिए, लेकिन मैं अच्छा सोचता हूँ तो बुरा हो जाता है, बुरा सोचता हूँ तो उससे भी बुरा हो जाता है। किस्मत अच्छी हो तो कभी कभार कुछ अच्छा हो जाता है, वरना मेरी ज़िंदगी बस बुरे वक्त से लड़ने और डिप्रेशन से सर्वाइव करने में निकल रही है। आखिर में वो धीमा सा जैसे खुद पर हंसा था। वो गहरी नज़रों से उसके चेहरे को देख रही थी, जिसे अपने दुखों और गमों को अपने प्यारी सी मुस्कुराहट के पीछे छुपाने में कमाल हासिल था, लेकिन आज उसकी मुस्कुराहट उसे फीकी लगी थी। आज वो अपनी अदाकारी में नाकाम होता दिखाई दे रहा था। न अच्छा वक्त हमेशा रहता है और न ही बुरा वक्त, दोनों ही गुजर जाते हैं। आज आजमाइश का वक्त है तो कल उस आजमाइश में कामयाब होने के बाद इनाम का मिलने का वक्त भी आएगा। वो हल्के फुल्के से अंदाज में बेनियाज सा बनाकर बोली थी, जैसे उसे तसल्ली भी दे रही हो और जाहिर भी न किया हो। जरीर की फीकी सी मुस्कुराहट की जगह फिर वही प्यारी सी मुस्कुराहट छप दिखाने लगी थी। उसने गर्दन उठाकर छत को देखा था, जहां उसके सर के ऐन ऊपर वो रोशनी बिखेरता हुआ झूमर लटका हुआ था, जिसकी रोशनी सीधा चेहरे पर पड़ने से उसका चेहरा मज़ीद चमकने लगा था। पहले उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही उसने कभी तवज्जो से किसी झूमर को देखा था, लेकिन अब उसे उनसे मोहब्बत सी होने लगी थी। जो चीज़ उसकी महबूब की पसंदीदा थी वो उसके लिए आम कैसे हो सकती थी। काफ़ी देर तक उसकी ज़ैम के साथ बहस हुई थी। उसने काफ़ी समझाया था कि शरीर के लिए कोई और जगह देख ले, उसका यहाँ रहना सेफ नहीं है, लेकिन ज़ैम ने उसके हर असर को सहूलत से रद्द कर दिया था और साफ कहा था कि वो ज़रीर सर की वजह से मजबूर है, यहाँ रहना उनकी ख्वाहिश है तो उनकी ख्वाहिश का एहतराम करेगा। बासिल ने जब्त से देखते हुए उसे जैसे हार मान ली थी। वो उसे कायल नहीं कर सका था, ज़रीर को वहाँ से कहीं और शिफ्ट करने में कामयाब नहीं हो पाया था। अब सालिस को वो क्या जवाब देता, जिसने दो टोक कहा था कि जितनी जल्दी हो सके उसे वहाँ से निकाले। वो बिगड़े हुए तासुरात के साथ कैफ़े के अंदर आया था। बाहर के मुकाबले में अंदर ऐसी की कूलिंग ने उसके दिमाग को थोड़ा सा शांत किया था। उसने एक निगाह उस कोने में बने हुए राइटर्स कॉर्नर पर डाली थी। मनल और ज़रीर बैठे हुए थे। दूसरी निगाह उसने काउंटर के पीछे खड़े हुए सालिस पर। काउंटर दरवाजे के सामने ही था और राइटर्स कॉर्नर के दाएं हाथ पर कुछ दूर बना हुआ था। काउंटर के पीछे और कोई नहीं था, सालिस अकेला ही मसरूफ सा खड़ा हुआ था। बासिल ने कुछ चौंक कर उसके चेहरे को देखा था। उसे कुछ गैर मामूली सा लगा था। दूसरे ही लम्हे उसका रंग सफ़ेद पड़ा था। सालिस की एक आंख में लेंस नहीं था, एक आंख भूरी थी तो दूसरी नीली। वह कुछ देर पहले जब फेस वॉश करने गया था तो शायद वहीं कहीं निकल गया था। बासिल ने गर्दन मोड़कर मनल और ज़रीर को देखा था, जो टेबल से उठ रहे थे। वो बेसख्त ही काउंटर के पास आया था। बॉस, उसकी घबराई हुई सी आवाज़ सुनकर सालिस ने नजरें उठाकर उसे देखा था। उसकी आंखों में सर्द सा तासुर था। आपका लेंस, बासिल की पॉइंट आउट करने पर उसने नाकाबिले फहम अंदाज से उसे देखा था। फिर काउंटर के पीछे जो दीवार थी वहाँ लगे छोटे से फैंसी मिरर में अपना चेहरा देखा तो एक लम्हे के लिए वो भी चौंका था। ये पहन ले। उन दोनों को करीब आते देखकर उसने फ़ौरन से अपने गिरेबान में अटके हुए गॉगल्स निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिए थे। उसके पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो कुछ सोच पाता। उसने बासिल के बढ़ाए हुए गॉगल्स को थाम लिया था। अगर तुम्हारे बारिस्ता को चांस मिल गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री में आग लग जाएगी। जरी की बात सुनकर मनल ने भी उसकी नज़रों के ताकुब में सालिस को देखा था। सियाह लूज सी शर्ट पहने, सियाही गॉगल्स लगाए, वो सफ़ेद मग को हल्का सा तिरछा किया निहायत महारत से झागदार गर्म दूध को एक्सप्रेसो में उतार रहा था। दूध की पतली धार कप में गिरती दिलकश नक्श व निगार बनाती जा रही थी। उसके शर्ट के ऊपरी दोनों बटन खुले हुए थे। बालों की कटिंग मैसी थी। वो उन्हें कभी तरतीब से जेल वगैरह लगाकर सेट नहीं किया करता था। जमिया तो बरमला कहती थी कि तुमने इतने हैंडसम बारिस्ता को इसीलिए रखा है ताकि तुम्हारे कैफ़े की सेल्स बढ़ सके। लड़कियां तुम्हारी कॉफ़ी से ज़्यादा तुम्हारे बारिस्ता में इंटरेस्टेड हैं। आज उसे जमिया की बात 100% दुरुस्त लगी थी। उसका लापरवाह सा अंदाज देखने के बाद उसने गर्दन मोड़कर ज़रीर को देखा था। उसने भी सियाही लेकिन फॉर्मल लिबास पहन रखा था। वो उन दोनों का मुआवजा नहीं कर रही थी। वो दोनों अपनी जगह बेहतरीन और परफेक्ट थे। जमिया की बातों का असर आज भी उसे अपने महसूस होता था। आज भी वो ज़रीर की आंखों और अंदाज को जांचने की कोशिश करती थी, उन छुपे हुए जज्बों को ढूंढने की कोशिश करती थी जो उसके अलावा सबको ही दिखाई देते थे। ज़रीर अच्छा था, एक बेहतरीन दोस्त था, लेकिन वो जांगवान जैसा नहीं बन सकता था। वो कभी जांगवान की जगह नहीं ले सकता था।
वो जगह जो जमल जलील के दिल में थी, ना ही वो उसके रुतबे तक पहुंच सकता था जिस पर मनल ने उसे रखा हुआ था। मनल का जहन अब बिल्कुल क्लियर था। वो नहीं जानती थी कि जरी के दिल में क्या था, लेकिन मनल के दिल में बस एक ही चेहरा और एक ही नाम था जो कभी बदलने वाला नहीं था। बेशक जरीर कादिर जैसे 1000 लोग भी उसके चाहने वाले बनकर आ जाते। मेरा करियर तो ख़त्म होने वाला है, तुम्हारा अदाकारी की फील्ड में आने का क्या ख्याल है? जरीर ने हल्का सा काउंटर की सतह पर झुकते हुए एक हाथ लिटाकर उस पर दूसरा हाथ रखकर पूछा। अंदाज दोस्ताना सा था। अदाकारी मेरी फील्ड नहीं है, मुझे सूट नहीं करती, उसने अपने रवायती बेतासुर से अंदाज में जवाब दिया था। करियर ख़त्म होने वाला है? बासिल ने मुतहर से अंदाज में उसे देखा था। यह बात सालिस ने भी नोटिस की थी, लेकिन इस बात को इतनी अहमियत नहीं दी थी कि उसके मुतालिक सवाल करता। ये जो प्रोजेक्ट कर रहा था वो कैंसिल होने वाला है, मनल ने जवाब दिया तो बासिल ने ताज्जुब का इजहार किया था। उसने वजह नहीं पूछी थी, वो पहले से जानता था। आजकल सारी दुनिया ही जरीर कादिर की मुखालफत में उतरी हुई थी। मुझे दिली अफसोस है। अफसोस करने की क्या बात है, एक प्रोजेक्ट ही तो था, 10 और मिल जाएंगे। वैसे भी बुलंद परवाज़ भरने से पहले थोड़ा नीचे आना ही पड़ता है। मैं अभी वही निचली परवाज़ भर रहा हूँ। जब अपनी पूरी शान से उड़ान भरूंगा तो दुनिया देखेगी। उसका लापरवाह सा अंदाज बेनियाजी लिए हुए था। अंदर से बेशक वो डिसहार्ट था, ना उम्मीद और अपनी किस्मत से शिकवा कुना था, लेकिन अपने चेहरे की मुस्कुराहट को मातूम होने नहीं दिया था उसने। आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम मुश्किल हालात में ना उम्मीद नहीं होते, बासिल ने मुस्कुराते हुए कहा था। शहजादे हालात से घबरा जाएंगे तो राया को कैसे संभालेंगे? उसका अंदाज हमेशा की तरह बेनियाजी लिए हुए था। हर थोड़ी देर बाद तुम्हारा अंदर का शहजादा जाग जाता है, मनल ने मसनूई बेजारी से कहा था। वह कुछ देर पहले ऑफिस से वापस आया था। फ्रेश होने के बाद उसका इरादा डिनर में कुछ बनाने का था, लेकिन जरीर को शेल्फ पर बैठा देखकर वो ज़रा सा चौंका था। उसे सारे घर में बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी, जो वो किचन शेल्फ को अपना तख्त समझकर वहाँ बराजमान हो गया था। क्या कर रहे हो? बासिल ने फ्रिज में से सब्जियों की बास्केट निकालते हुए पूछा तो उसने फ़ोन की स्क्रीन से नजरें उठाकर उसे देखा, फिर अपने फ़ोन में नोटपैड ओपन करके उसके जानी बढ़ाया। ये लिस्ट देखो, क्या तुम्हारे किचन में ये सब सामान मौजूद है? कुछ चीज़ें लानी पड़ेंगी। एक नज़र पूरी लिस्ट पर डालने के बाद उसने कहा था। कहाँ से लानी पड़ेगी? ग्रोसरी स्टोर से, 7-Eleven पर मिल जाएगी। वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, मनल के घर से ले आता हूँ, बासिल ने फ़ौरन टोकते हुए कहा था। ये वक्त जांगवान के स्टोर में मौजूद होने का था। नहीं, रहने दो, अच्छा थोड़ी लगेगा उससे चीज़ें मांगने जाओगे। बासिल ने तौसीफी अंदाज में उसे देखा था। वो उससे इतनी मरवत की तवक्को नहीं कर रहा था। हम वहीं चलकर बना लेते हैं। बासिल ने एक तवील गहरी सांस भरी। वो कैसे इतनी जल्दी उसके बारे में कोई अंदाज़ा कायम कर गया था। वो हमें अपने किचन में घुसने भी नहीं देगी। उसने पहले से उसे मुतलक करना ज़रूरी समझा। हम उसकी मिन्नतें कर लेंगे। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जा रहा। फिर मेरी हेल्प कौन करेगा? तुम्हें तो कुकिंग आती है, मुझे कुकिंग का सी भी नहीं आता। जब नहीं आती तो क्यों उसमें हाथ डालते हो? मैं तुम सबके लिए एक मज़ेदार सी मिस्री डिश बनाने वाला हूँ। मिस्री डिश? कभी नूडल्स भी बनाए हैं तुमने? बासिल ने तमस्कर से पूछा। शेफ से ज़्यादा काम उसके असिस्टेंट करते हैं। मेरे असिस्टेंट तुम बनोगे, इसलिए तुम मुझे गाइड करते रहना। तुम्हारा अपार्टमेंट कब सेट होगा? कब जान छोड़ोगे तुम मेरी? मैं तो सोच रहा था कि मुस्तकिल यहीं स्टे कर लेता हूँ, हर महीने तुम्हें रेंट दे दिया करूँगा। तुम्हारे दिमाग में ये वाहियात ख्याल आया भी कैसे? मैं तो दिन गिन रहा हूँ कि तुम मेरी जान छोड़ो और तुम मुस्तकिल मुझ पर मुसल्लत होना चाहते हो। बासिल उसकी प्लानिंग सुनकर मुतहिर हुआ था, फिर नाखुशी से बोला। मेरा वास्ता इतने नाशुक्र लोगों से पड़ा है। अगर तुम्हारे और मनल की जगह कोई और होता तो खुशी से पागल ही हो जाता कि जरीर बिन कादिर न सिर्फ उनके घर रहने आया है, बल्कि उनका दोस्त भी बन गया है। तुमसे दोस्ती बहुत भारी पड़ेगी मिस्री शहजादे, बासिल ने सर झटकते हुए ज़ेर लब कहा था। चलो ना चीफ एडिटर, बाद में तुम्हें मुझे स्टोरी लिखने भी सिखाना है। व्हाट? स्टोरी लिखने का क्या मकसद है अब? बासिल ने उसकी उज़्ज़त मचाने पर तनक कर पूछा था। बस मुझे लगता है कि मैं भी लिख सकता हूँ। मेरे अंदर भी कोई टैलेंट छुपा हुआ है, इसे छुपा हुआ ही रहने दो प्लीज़। कैसे एडिटर हो तुम? तुम्हें तो मेरी हौसला अफजाई करनी चाहिए और मेरा शाना थपक कर मुझे कहना चाहिए कि एक दिन तुम भी शेक्सपियर की तरह लाजवाब नॉवेल्स लिखा करोगे। शेक्सपियर के नॉवल पढ़े भी हैं तुमने? ऑफ कोर्स पढ़े हैं। कौन सा नॉवल पढ़ा है? द हैमलेट। एक बात कहूँ तुम्हें, शर्मिंदा मत होना। जरीर ने नाकाबिले फहम तासुरात के साथ उसे देखा। शेक्सपियर नॉवेल्स नहीं लिखता था, वो प्ले लिखता था। तुम्हें एक प्ले और नॉवल का बुनियादी फ़र्क ही नहीं पता और तुम कहते हो कि तुम्हारे अंदर लिखने का टैलेंट है। जरीर को ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं हुई थी, बल्कि वो हंस पड़ा था।
तुम अपनी सारी महारत और काबिलियत मुझे एक मशहूर राइटर बनाने में सर्व कर दो, दुनिया को भी पता चल जाएगा कि मुझ में कितना टैलेंट है और तुम कितने माहिर एडिटर हो। मशहूर होने का शौक तुम्हें होगा, मुझे हरगिज़ नहीं है, बासिल ने बेजारी से कहते हुए डाइनिंग टेबल पर से अपना फ़ोन उठाया था। चलो मनल जलील का घर धावा बोलते हैं। वैसे तुम्हें पता है तुम अजीब मुसीबत बनकर नाजिल हुए हो मुझ पर। तुमसे मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून था। जरीर ने पैरों में स्लीपर्स पहनते हुए उसकी बात सुनी थी। अब जरीर कहीं जाएगा तो पता तो चलेगा ना कि जरीर बिन कादिर की आमद हुई है। उसके फ़ख्र से अंदाज पर वो तासुब से गहरी सांस भर कर रह गया। सारी पैकिंग करने के बाद वो दोनों कॉफ़ी बनाकर लॉन्च में बैठे हुए थे। मौजू का गुफ्तगू की शादी ही थी। जियोफन जाने के लिए वो दोनों ही काफ़ी पुरजोश लग रहे थे। इसी दौरान डोरबेल की आवाज़ पर वो उठकर दरवाजे के पास आई थी। एक हाथ में कॉफ़ी का मग लिए दूसरे हाथ से उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर उन दोनों को खड़े देखा था। खैरियत? मनल के पूछने पर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे वहाँ आने की वजह बयान करने से दोनों ही बचना चाह रहे हों। वो हमें तुम्हारी किचन में कुछ काम है, जरीर ने उंगली से परेशानी को घुसाते हुए बात शुरू की थी। मेरे किचन में क्या काम है? एक छोटी सी डिश ट्राई करनी थी। तुम्हारे घर में किचन नहीं है? बासिल के जवाब देने पर उसने पूछा। किचन तो है लेकिन कुछ सामान नहीं था। तो सामान चाहिए? नहीं, हमें तुम्हारा किचन कुछ देर के लिए उधार चाहिए। अब साइड पर हो जाओ, इतने सवाल जवाब पूछ रही हो। बेचारी से उसे साइड पर करते हुए वो अंदर दाखिल हो गया था। मेरे किचन में कदम भी ना रखना, मनल ने फ़ौरन वार्निंग दी थी। मनल, तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? बासिल ने दोनों हाथ पहलू पर जमाते हुए जज्बाती से अंदाज में पूछा। तुम पर नहीं है बासिल, लेकिन ये जो तुम्हारे साथ आया है ना, उससे मसला है मुझे। इसने कभी अपना ग्लास भी नहीं धोकर रखा है। इसे अपने किचन में जाने की इजाज़त कैसे दे दूँ? फिक्र मत करो, तुम्हारा किचन चमका कर जाएंगे। वैसे क्या बना रहे हो? जमिया ने दिलचस्पी से पूछा। मिस्र की एक मशहूर और मज़ेदार सी डिश कोशरी, जरीर ने मुस्कुराते हुए बताया। तुम दोनों जज हो, टेस्ट करके बताना कैसी बनी है। टेस्ट करने के बाद हम बच तो जाएंगे ना। वेल, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। पहली दफ़ा कुछ बना रहा हूँ तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि कैसी बनेगी। आ जाओ शहजादे, सामान निकाल लिया है मैंने। बासिल ने किचन से उसे आवाज़ लगाई थी। पहले सफ़ेद चने बॉईल करने हैं, फिर पास्ता। वो काउंटर से टेक लगाते हुए फ़ोन पर रेसिपी खोले बासिल को बता रहा था, जो आस्तीन मोड़ते हुए अब कैबिनेट में से बर्तन निकाल रहा था। जरीर की बात सुनकर वो करीब आया और उसके हाथ से फ़ोन झपट लिया। मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बनाओगे, क्योंकि तुम ही बनाने वाले थे ना। साथ ही उसे याद दिलाया। ठीक है भाई। जरीर ने सफ़ेद शर्ट की आस्तीनों को कोहनी तक खींचा था। फिर काउंटर के पास आया, पास्ता और चने अलग अलग उबलने के लिए रख दिया था। लेकिन जब प्याज काटने की बारी आई तो मदद तलब नज़रों से बासिल को देखा, जैसे वो फ़ौरन उस पर रहम खाते हुए उससे छुरी और प्याज ले लेगा। लेकिन वो उसे जानबूझकर नज़रअंदाज किए हुए फ्रिज में से फ्रूट चाट का बाउल निकालकर स्टूल पर बैठा हुआ खा रहा था। नाचारा प्लेट उठाकर लाउंज में आ गया था। माय लेडी, ज़रा सी हेल्प कर देंगी? उसकी खुशामदी से पुकारने पर मनल और जमिया दोनों उसकी जानिब मुतवज्जो हुई थी। इस डिनर के बाद कॉफ़ी भी मेरी तरफ से। उसे हामी ना भरते हुए देखकर साथ ही कॉफ़ी की ऑफ़र की थी। मत काट के देना मनल, उसे खुद बनाने दो। बासिल ने किचन से ही आवाज़ लगाई थी, लेकिन मनल ने उसके हाथ से प्लेट ले ली थी। लेकिन वो दिल से देखना चाहती थी कि वो बहती हुई आंखों के साथ प्याज काटता हुआ कैसा लगता। सामी और सुजैन ग्रुप स्टडी के बाद अब घर वापस आए थे और दोनों जितना जरीर को अपने घर में देखकर हैरान हुए थे, इससे ज़्यादा शौक उन्हें उसे कुकिंग करते हुए देखकर लगा था। कपड़े वगैरह चेंज करके वो दोनों भी पुरजोश से किचन में ही आ गए थे। किसे फ़ोन कर रहे हो? बासिल ने उसका फ़ोन कान से लगाते हुए देखकर पूछा। बारिस्ता को। किस लिए? वो चौंक कर सीधा हुआ। उसे भी इन्वाइट कर रहा हूँ, मेरे हाथों से बनी हुई डिश से वो भी फेसियाब हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही घर में इतने लोग मौजूद हैं। जब तुम्हारा खाना बन जाएगा तो हम उसके घर पर दे आएंगे। वो परेशानी पर बल डाले फ़ौरन इनकार कर गया था। मैं उसे अपने सर्कल में लाना चाहता हूँ। अगर हम उसे दूर दूर रखेंगे तो उसके बारे में कैसे कुछ जान सकेंगे? वो कैसे हमारा दोस्त बनेगा? तुम्हें उसको दोस्त बनाना ही क्यों है? वो झुंझलाहट का शिकार नजर आने लगा था, लेकिन जरीर ने कोई जवाब नहीं दिया था। दूसरी तरफ राब्ता मिल चुका था। कहाँ हो तुम? स्टोर पर। जरीर के पूछने पर उसने बताया। वापसी पर ज़रा अपनी मादाम के घर आ जाना। खैरियत? मैं और बासिल मिस्री डिश बना रहे हैं, तुम भी ज्वाइन करना हमें। वैसे भी कल हम सबको एक साथ ही सफ़र पर निकलना है, तो मैं चाह रहा था कि आज की रात भी हम साथ मिलकर बैठकर गुजारते हैं। दूसरी तरफ से उसने एक लम्हे के लिए उसकी बात सुनी थी, फिर बाय कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। क्या कहा उसने? बासिल ने फ़ौरन पूछा। वो आ रहा है।
तुम यूं ही कहते हो, वो आदम बेजार है, लोगों से दूर दूर रहने वाला है। अब देखो मैंने कैसे राजी कर लिया। वो जब्त भरी सांस भरकर रह गया था। मैं एम्बुलेंस बुलाने लगी हूँ ताकि हमें हॉस्पिटल पहुँचने में ज़रा भी देर ना हो। जमिया की आवाज़ पर वो दोनों उसकी जानिब मुतवज्जा हुए जो कटे हुए प्याज की प्लेट काउंटर पर रख रही थी। हॉस्पिटल किस लिए? बासिल ने नासमझी से पूछा था। कुछ कह नहीं सकते ना कि तुम दोनों के हाथ का बना हुआ खाना खाकर हम जिंदा भी बचेंगे या नहीं? पॉइंट है। बासिल और जरीर दोनों ने ही उसकी तायद की थी, जैसे उन दोनों को ही खुद पर यकीन नहीं था कि जो तजर्बा वो करने वाले थे वो कामयाब भी होगा या नहीं। बासिल भाई, हमें भी कुछ हेल्प करने देना, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। सामी और सुजैन के कहने पर जरीर ने सामी का सॉस बनाने के लिए तमाम अज़्ज़ा निकालने के लिए कहा और फिर अपना फ़ोन ऑन करके सुजैन के हाथ में दे दिया। तुम मेरी वीडियो बनाओ, एस्थेटिक्स से शॉट लेना। कॉलर पीछे धकेलते हुए उसने टिश्यूज़ खींचकर आंखों के नीचे और पेशानी पर से नादीदा से पसीने साफ करते हुए कहा था, क्या ये आप अपने इंस्टाग्राम पर डालेंगे? उसने पुरजोशी से पूछा। बिल्कुल। ओह ग्रेट। सुजैन के जोश में मज़ीद इजाफा हुआ था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह जरीर बिन कादिर की वीडियो शूट कर रही है। मरहबा। मनु ने दरवाज़ा खोलते हुए उसे मिस्री अंदाज में खुश आमदीद कहा था, बिल्कुल वैसे जैसे जरीर किया करता था। सालिस ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर हाथ में पकड़ा हुआ केक का बॉक्स उसकी जानिब बढ़ा दिया था। इसकी क्या ज़रूरत थी? मुझे दावत पर इनवाइट किया गया था तो खाली हाथ आना मुनासिब नहीं लगा। इसे दावत मत समझो वान, वो दोनों मिलकर जो बना रहे हैं, मुझे तो डर है कि वो खाने लायक कुछ होगा भी या नहीं। ना तुम मदद कर रही हो और न ही हौसला अफजाई, सिर्फ बुराइयाँ किए जा रही हो। बासिल ने ना खुशी से कहा। वो अभी आकर पंखे के नीचे सोफे पर बैठा था। आते हुए फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल भी निकाल ले आया था। बासिल, कितनी दफ़ा कहा है तुम्हें कि ग्लास में पिया करो? मनल ने उसे टोकते हुए उसके हाथ से बोतल छीन ली थी। फिर किचन में आते हुए केक का डब्बा फ्रिज में रखा और रैक में से क्रिस्टल का ग्लास निकालते हुए एक नज़र जरीर के साथ मसरूफ़ अपने दोनों बहन भाई को देखा था, जो आम दिनों में किचन में झांकते भी नहीं थे। लेकिन जरीर मौजूद था तो सामी भी सिंक के सामने खड़ा हुआ बर्तन धो रहा था और सुजैन काउंटर पर से इजाफी सामान उठाकर वापस उनकी जगह पर रख रही थी। अगर मनल उन दोनों को ये छोटे मोटे काम करने के लिए कहती थी तो दोनों ही सोतरे के बहाने तलाश करके रफू चक्कर हो जाते थे। पकड़ो। उसने ग्लास को लाकर बासिल को दिया था। पैकिंग कर ली है तुमने? अपनी भी कर ली है और शहजादे साहब की भी। उसे अपने छोटे छोटे काम करने की भी ज़रा सी भी आदत नहीं है। वह अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा है बासिल। उसे काफ़ी लाड और प्यार से पाला गया है। उसका नाजुक मिजाज और ज़िद्दी होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो अनोखा इकलौता बेटा है। कितने ही लोगों को तो मैंने देखा है कि जो कितने जिम्मेदार और समझदार होते हैं। लगता है उसने तुम्हें खूब तंग किया हुआ है। तंग तो मैं खैर नहीं हुआ उससे, एक अच्छा सा बॉन्ड बन गया है हमारा। ये बात तो उसे पता चलनी चाहिए। मनल ने शरारती से अंदाज में कहा तो बासिल ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। उसके सामने मत बोल देना, वरना वो मेरे घर से कभी नहीं जाएगा। यार, जोफन का मौसम कितना हसीन है। जमिया ने इंस्टाग्राम पर निया की स्टोरी देखते हुए पुरजोशी से कहा था। अगर बारिश हो गई तो मज़ा दोबारा हो जाएगा। बारिश की पेशगोई इस दिन की है जब हम वहाँ से वापसी के लिए निकल रहे होंगे, बासिल ने बताया। काश हम कुछ दिन और वहाँ ठहर पाते। मनल ने हसरत से कहा। सब अपने जॉब की वजह से मजबूर थे, किसी को भी 3 दिन से ज़्यादा ऑफ नहीं मिला था। ऐसा करते हैं, तुम्हारी शादी की तकरीब भी जियोफन में करेंगे हम और पूरा 1 महीना वहाँ रुकेंगे। जमिया ने मनल की गर्दन में हाथ डालते हुए कहा तो उसके लावों पर झेपी सी मुस्कुराहट उभरी थी। पहले कभी अपनी शादी के बारे में सुनकर ऐसी गुदगुदी और नया सा एहसास नहीं जागा था उसके दिल में। पहले उसके दिल में कोई था भी तो नहीं, लेकिन जब से उस एक चेहरे के दिल में और दिमाग में आ बसा था तब से उसकी सोच और नजरिए में वाज़ेह फ़र्क आया था। शादी पहले उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, एक फ़र्ज था, ज़िंदगी का एक हिस्सा था, लेकिन अब एक ख्वाहिश भी बन चुकी थी। वो ख्वाहिश जो किसी के साथ सुबह की चाय पीने, खिड़की में खड़े होकर एक दूसरे की खामोशी महसूस करने, उसके साथ किसी किताब पर बहस करने, रात की तारीकी में नंगे पैर चहलकदमी करने और उसके सीने से लगकर अपनी सारी परेशानियों और गमों को भुला देने से जुड़ी थी। कुन अखियों से उसने सालिस को देखा था। उन सब में एक सालिस कादिर था जो कतरे खामोश बैठा था। उसकी गोद में वही सफ़ेद बालों वाली बिल्ली थी जो जरीर ने मनल को गिफ्ट की थी। अब तो वो काफ़ी बड़ी हो गई थी। आंखें मूंदे सालिस की गोद में सुस्ता रही थी। वो आहिस्तेगी से उसके सर पर हाथ फेर रहा था। कैफ़े में भी वो सारा वक्त मनल से ज़्यादा सालिस के आगे पीछे ही घूमा करती थी। शादी का एहसास, जियोफन के हसीन नज़ारे, पसंदीदा शख्स की दीद,
ऐसी कितनी ही वजूहात थी जिन्होंने मनल के जलील के मूड को खुशगवार बना रखा था। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी, सियाह आंखों में उसी का अक्स झिलमिला रहा था। तुम इसके फेवरेट हो, जब तुम सामने होते हो इसे मैं दिखाई ही नहीं देती। मनल के अंदाज में मसनूई सा शिकवा था। बिल्ली के सर को सहलाता वह उसका हाथ रुका था। एक भोली बिसरी सी याद उसके तेज लहर की तरह उसके जहन में दौड़ी थी। आपकी बिल्लियाँ मेरी दोस्त क्यों नहीं बनती सालिस भाई, ये मेरे हाथ में भी नहीं आती। किसी का मुंह बसोरता हुआ नाराज सा चेहरा उसके दिल के पर्दे पर नमूदार हुआ था। सालिस ने भूरी निगाहें उठाकर उसे देखा, जो कुछ फासले पर खड़ी उसे ही देख रही थी। ब्राउन कलर के कॉर्ड सूट में मलबूस बालों को ऊंची पौनी में बांधे हुए सिर्फ सालिस की जानिब मुतवज्जा थी। सालिस की नजरें उसके गर्दन पर फिसली थी, जिसमें एक सुनहरी गोल्ड की चेन पहनी हुई थी। हसीन को भी ज्वेलरी का शौक था, लेकिन आम दिनों में उसके गले में भी सिर्फ एक सुनहरी चेन के अलावा आराइश व ज़ियाबाइश की और कोई चीज़ नहीं दिखाई देती थी। सालिस ने आहिस्तगी से निगाहें झुका ली। उन दोनों में इतनी मुमासलत क्यों थी, वो आज तक नहीं जान पाया था। तेज आवाज़ें बुलंद हो रही थी। जमिया और बासिल भी वहीं थे। किचन काउंटर पर एक बड़ी से गोल्ड ट्रे में जरीर अपनी डिश की प्रेजेंटेशन कर रहा था। सबसे पहले बॉइल्ड राइस की लेयर लगानी है। जमिया फ़ोन पर रेसिपी देखते हुए उन दोनों को गाइड कर रही थी। उसके बाद हल्के मसालों में उबली हुई दाल की लेयर लगानी है। 20 मिनट बाद जब सारी लेयर्स लग गई तो उन चारों ने सताई से जरीर को देखा था, जो अब ट्रे के मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर खींच रहा था। चावल और दाल के ऊपर हल्के से मक्खन में उबले हुए पास्ता की तह थी। फिर उबले हुए सफ़ेद चनों को कम मसाले में भूनकर उसकी तह लगाई थी। आखिर में तीखी से टमाटर और लहसुन की बनाई हुई सॉस और आखिर में ब्राउन प्याज की लेयर थी। टमाटर सॉस के अलावा उन सब चीज़ों को मसालों के बगैर ही उबाला जाता था, लेकिन जो स्पाइसी खाने पसंद करता था वह अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले शामिल करता था। जरीर को तीखे खाने पसंद नहीं थे। मिस्री खाने मुनफरिद और चटपटे होते हैं, लेकिन उनमें मसालों का इस्तेमाल काफ़ी मुनासिब मिकदार में किया जाता है। ताइवान के खानों में मीठा, तीखा और नमकीन सारे ही जायके महसूस होते हैं, लेकिन वो भी तेज़ मसालों के नहीं होते। जरीर को मनल की पसंद नापसंद के बारे में काफ़ी आइडिया हो गया था, इसलिए उसने कोशी में डलने वाली चीज़ों को सिर्फ उबाला नहीं था, बल्कि अलग से उनमें कुछ चटपटे से मसाले भी शामिल किए थे। वो पहली बार उसके मुल्क के जायके को चखने वाली थी। वो उस पर बुरा इंप्रेशन नहीं डालना चाहता था। वो हाथ मुँह धोकर टिश्यू से चेहरा साफ करते हुए बाहर आया तो सब उसके इंतज़ार में बैठे हुए थे। लॉन्च के सेंटर मेज पर वो ट्रे पड़ी हुई थी, जिसके आसपास कोई सोफे पर बैठा हुआ था तो कोई नीचे फ्लोर कुशन पर। खुशबू तो अच्छी आ रही है, बस जायका भी अच्छा होना चाहिए। इसको खाना कैसे है? वह उनकी मुख्तलिफ बातें सुनते हुए सबकी प्लेटों पर सर्व करने लगा था। सब कुछ मिक्स करके खा लो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबको सर्व करने के बाद उसने एक प्लेट सालिस की तरफ बढ़ाई थी। मुझे नहीं पता तुम कैसे खाने पसंद करते हो, अपनी तरफ से मैंने इसे स्पाइसी ही बनाया है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। क्या तुमने इसमें इटालियन टच दिया है? उसने प्लेट पकड़ते हुए पूछा। उसकी बात ना मनल को समझ आई थी और ना ही बासिल और ना जमिया को। मैक्रोनी ना बासिल के घर पर थी और ना ही यहाँ पर। नाचार पास्ता शामिल करना पड़ा। उसके पॉइंट आउट किए बिना भी जरीर उसकी बात का मफहूम जान गया था और साथ ही वजाहत भी कर दी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे बुरी तरह चौंका था। तुम्हें कैसे पता कि इसमें पास्ता नहीं मैक्रोनी शामिल की जाती है? वह हैरानगी भरे अंदाज में पूछ रहा था। मुझे पसंद है, ये मैं अक्सर बनाता हूँ। तुम्हें कोशी पसंद है? एक मिस्री डिश। जरीर मुतहिर निगाहों से उसे देख रहा था। जिस तरह बासिल को पाकिस्तानी खाने पसंद है, इसी तरह मुझे भी मिस्र के कुछ डिशेस पसंद है। क्या इसमें कोई हैरानगी की बात है? उसने बेनियाजी भरे अंदाज में कांटे से प्लेट में मौजूद सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मुंह में डाला था। बासिल का दिल चाहता कि बेसाख्ता ही कह दें कि वो पाकिस्तान से है, इसलिए पाकिस्तानी खाने पसंद करता है, लेकिन वो तो ताइवानी है ना, वो क्यों मिस्र के खानों को पसंद करता है? लेकिन चाहने के बावजूद भी वो पूछ नहीं सका था। सर झटकते हुए अपने प्लेट की जानिब मुतवज्जा हो गया था, लेकिन साथ ही कुनकियों से उन दोनों को सोफे पर एक साथ बैठे हुए देख रहा था। सालिस टेक लगाकर बैठा था, जबकि जरीर एक पैर मोड़कर बिल्कुल तिरछा हुआ उसकी जानिब रुक करके बैठा था। बासिल के दिल की रफ्तार सुस्त पड़ी थी। सालिस के चेहरे पर कोई नफरत, कोई नागवारी, कोई भी ऐसा तासुर नहीं था। वह गहरी निगाहों से उसके तासुरात का जायजा ले रहा था, साथ ही एक उलझन का भी शिकार था। सालिस कादिर जिस इंसान से इतनी नफरत करता था, जिसे कत्ल करने के लिए इतनी दफ़ा कोशिश कर चुका था,
जिसका करियर उसने तबाह करके रख दिया था, आज वो उसी के साथ बैठा हुआ एक ही प्लेट में खाना खा रहा था। सालिस कादिर उसे हर दफ़ा अपने एक अलग साइड से रोशनास करवाता था। या तो उसने कमाल का ज़ब्त और बर्दाश्त थी, या फिर वो सालिस नहीं था, वो जंगवान बन के उनके दरमियान बैठा हुआ था। वो भी उस तरह से कि सालिस की ज़रा सी शुबा भी उसके अंदाज और आवाज़ में नज़र नहीं आ रही थी। कंपोज्ड चेहरा, धीमी आवाज़, हमवार लहजा और वो हल्की सी मुस्कुराहट जो उसने सालिस के नहीं सिर्फ जंगवान के चेहरे पर ही देखी थी। वो दोहरी शख्सियत का मालिक था, कब क्या बन जाता कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। बासिल के दिल के कोने में कहीं एक हसरत और एक ख्वाहिश सी दिल में उभरी थी। अगर सब हमेशा ऐसे ही रहता तो, अगर वो सब हमेशा इसी तरह साथ दोस्तों की तरह बैठते तो, अगर उनके दिलों में हमेशा एक दूसरे के लिए मोहब्बत और नरमी होती तो क्या ये हो सकता था? क्या ये मुमकिन था? क्या आने वाला वक्त कुछ बदलाव ला सकता था? क्या वो बासिल महमूद की दुआ को पूरा कर सकता था? शायद नहीं। तकदीर तो लिखी जा चुकी थी। जो हालात उन्हें दरपेश आने थे वो उनकी किस्मतों में बहुत पहले ही लिखे जा चुके थे, और वो हालात किसके हक में साजगार होने थे और किसके हक में तबाही लाने वाले थे कोई नहीं जानता था। बासिल ने प्लेट को मेज़ पर रखकर जींस की जेब से अपना फ़ोन निकाला, फिर बैक कैमरा ऑन करके उस मंजर को हमेशा के लिए खूबसूरत याद के तौर पर महफूज करने लगा था, जैसे एक किताब का कोई कीमती सा सफ़ा जिस पर दर्ज अल्फाज बाकी किताब से मुख्तलिफ होते हैं, उनसे ज़्यादा प्यारे और उनसे ज़्यादा हसीन, जिन्हें पढ़ने के बाद दिल पर दर्ज कर लिया जाता है, जिनका असर जहन पर नहीं सिर्फ दिल पर होता है, जिनमें मोहब्बत की धीमे से नगमे होते हैं, जिनमें दोस्ती की मीठी सी चाशनी घुली होती है। मनल जलील के लाउंज का वो मंजर बासिल महमूद के लिए इसी एक सफ़े के जैसा था। जियोफन ताइवान का एक जन्नत नज़ीर टुकड़ा, सब्जे से ढके हुए ऊंचे पहाड़ों में घिरा हुआ वो कस्बा ताइवान का सबसे खूबसूरत हिस्सा था, जहाँ के सियाहों के साथ साथ मकामी लोगों का भी एक जमो गफीर दिखाई देता था। उसकी असल खूबसूरती बारिशों के मौसम में ही उभर कर सामने आती थी। ऊंचे पहाड़ों पर बने हुए रेस्टोरेंट और चाय खानों में बैठकर जो वादियाँ और पहाड़ दिखाई देते थे, जिस तरह से वो पूरा कस्बा नजर आता था, उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती थी। यूँ लगता था कि मानो किसी कदीम तारीखों का सफ़ा खुल गया हो, जिस पर रकम कहानी का एक एक लफ्ज़ जैसे वहाँ की फिजाओं में रस बस गया हो। अभी तो मतलब साफ था, अगले 3-4 दिन तक बारिश के कोई आसार नहीं थे। साफ और खुला सा आसमान रोशन था, कहीं कहीं रूई जैसे बादलों के टोले भी नजर आ रहे थे। ताइपे से आए मेहमान की गाड़ियाँ जब जियोफन के हदूद में दाखिल हुई थी तब मगरिब का वक्त गुजर चुका था, अंधेरा बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से उस जगह के असरार में भी इजाफा होने लगा था। उन सब का इरादा मेट्रो से आने का था, लेकिन जरीर ने मना कर दिया था कि उसे जो हालात दरपेश थे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसी ने सबको अपने साथ चलने की ऑफ़र की थी, किसी ने इनकार नहीं किया था। उसकी मस्तांग में वो बासिल, मनल और जमिया थे। ज़ईम और सालिस दूसरी गाड़ी में थे। उनके अलावा कुछ गार्ड्स की गाड़ियाँ थीं जो सब एक कतार से पार्किंग में लगी हुई थी। वहाँ से थोड़ी सी ऊंचाई पर कुछ गेस्ट हाउस बने हुए थे, जहाँ तक जाने के लिए 15-20 स्टेप्स बने हुए थे। रोशनियाँ जलते ही पूरा जियोफन जैसे कोई देवमालाई कहानी में बदल गया था। हर तरफ न्यून साइन में नुमाया होते ही चीनी हर्फ, सुर्ख रोशनियाँ, मकामी खानों और चाय की मिली जुली सी खुशबू ने समा बांध दिया था। इतने लंबे सफ़र के बाद वो सब डिनर करने के बाद सोने चले गए थे, क्योंकि शादी की तकरीब सुबह रखी गई थी। जिस जगह शादी होनी थी वो जियोफन से 10 मिनट के फासले पर ही थी। नीले पानी की झील, जिसके पीछे बुलंद और बाला से पहाड़ तनकर खड़े हुए थे। झील के पास ही एक कम ऊंचाई वाला स्टेज बनाया गया था, जिसके सामने दूर तक फैली हुई सब्जे पर मेहमानों के बैठने की नशिस्तों का इंतजाम किया गया था। हर कुर्सी की पुष्ट पर एक सफ़ेद रंग के बड़ी सी रिबन लगी हुई थी और सफ़ेद रंग की मेज़ों के दरमियान में मुख्तलिफ फूलों से बने हुए बुके रखे हुए थे। स्टेज के चारों तरफ स्टेज से लेकर एंट्रेंस तक फूलों की एक तवील सी रविश भी बनाई गई थी। जितना खूबसूरत मौसम था उतना ही खूबसूरत डेकोरेशन किया गया था। स्टेज के एक तरफ कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी रखे गए थे और साथ ही बड़े से स्पीकर्स भी, जिनमें धीमी सुरों वाले चीनी गाने बज रहे थे। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। मेज़बान मुस्कुराते हुए उन्हें खुश आमदीद कह रहे थे। सफ़ेद रंग के दुल्हन के लिबास में मलबूस वो प्यारी सी चीनी लड़की अपनी हम जूलियो में घिरी हुई थी। कोई उसके ड्रेस को ठीक कर रही थी तो कोई उसका टचअप कर रही थी।
तो कोई वक्फे वक्फे से फ्रेश जूस की स्ट्रॉ के जरिए उसे पिला रही थी। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? उसके लबों पर बार बार बस यही सवाल फिसल रहा था। तुम्हारा सफ़र कैसा गुजरा बारिस्ता के साथ? फूलों से बने हुए दाखिली रास्ते से अंदर आते हुए जरीर ने अपने एक कदम पीछे चलते हुए ज़ैम से पूछा था, जो अपनी घाघ निगाहों का अतराफ में दौड़ाते हुए हर जाविये का गहराई से मुशाहिदा कर रहा था। उसकी तरबियत याफ्ता गार्ड्स मेहमानों की बहस में तकरीब के मुख्तलिफ गोशों में मौजूद थे। पार्किंग से लेकर उस जगह तक फासले फासले से काफ़ी गार्ड्स को उसने जरिए की सिक्योरिटी में मामूर किया हुआ था। उसे हल्की सी उलझन हो रही थी। उसकी छठी हिस्स काफ़ी तेज़ थी। जियोफन के हदूद में आते ही उसे एक गैर मामूली सी घबराहट होने लगी थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला था। अपनी इस सलाहियत को उसने बचपन में ही पहचान लिया था। जब भी कुछ बुरा या गैर मामूली होने वाला होता तो उसकी छठी हिस्स उसे पहले ही सिग्नल दे देती थी और उसे खबरदार कर दिया करती थी। लेकिन उसका विज़न कभी क्लियर नहीं होता था। बहुत सोचने और ढूंढने के बावजूद भी उसे समझ नहीं आता था कि उसे किस खतरे से बचने के लिए खबरदार किया जा रहा है। उसकी छठी हिस्स ठीक होती थी, हमेशा उसे सही सिग्नल देती थी, लेकिन ज़ैम के अंदाज़े हमेशा गलत होते थे। जो सोचता था हमेशा उलट ही निकलता था, जैसे अंधेरों में डोलता हुआ कोई साया हो जो नज़र तो आता हो लेकिन पहचान वाज़े ना हो। उसे अभी वही बेचैनी लाहक थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा वो मोहतात नज़र आ रहा था। अच्छा था सफ़र, उसने मुख्तसिर सा जवाब दिया। तुम दोनों एक जैसे संजीदा मिजाज के लोगों का सफ़र खामोशी में अच्छा ही गुजरा होगा। वो बेनियाजी से बोलता हुआ आगे बढ़ गया था। ये तुम रूम में ही भूल गए थे, बासिल ने अपनी जेब से ब्रोस निकालकर उसके कोट पर लगाते हुए कहा। लग रहा है तुम दूल्हे हो और मैं शोबाला, बासिल ने उसकी तैयारी को देखते हुए शरारती से अंदाज में कहा। ऐश ग्रे डिज़ाइनर सूट में मलबूस उसने अपनी तैयारी पर कई घंटे सर्व किए थे। ताइपे से स्पेशली अपने मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट को बुलवाया था। लग रहा है मैं शहजादा हूँ और तुम मेरी वज़ीर खास। जरीर का जवाब भी बेनियाजी से भरा हुआ था। शहजादे साहब, मैं तो कहता हूँ कि इस शादी की तकरीब में तुम अपनी शहजादी भी मुंतखब कर लो, उसने राजदाराना से अंदाज में कहते हुए खलूस भरे अंदाज में मशवरा दिया तो एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट फ़ौरन उसके लबों पर बिखरी थी, जिसे बासिल महमूद ने उसकी दिली आरज़ू को ज़बान दे दी हो। उसकी निगाहें फिर से उस चेहरे को मतलाशी हुए थी जिसे देखने की ख्वाहिश जोर पकड़ती जा रही थी। कुछ देर बाद काफ़ी सारे मेहमानों की मौजूदगी में तकरीब का बाकायदा आगाज शुरू हो चुका था। स्टेज पर खड़े हुए सफ़ेद सूट पहने उस दूल्हे की निगाहें सब लोगों की तरह एंट्रेंस पर ही थी, जहां उसके दुल्हन सफ़ेद गाउन पहने दोनों हाथ में गुलाबी और सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता लिए सहज सहज कर कदम उठाते हुए सुर्ख कालीन पर चल रही थी, जिसके दाएं बाएं फूलों की बाड़ सी बनाई गई थी। उसके पीछे 4 लड़कियां दुल्हन की शबालियां बनकर चल रही थीं। उन सब ने एक जैसे लिबास पहन रखे थे। पैरों को छूती हुई हल्के रंग की सादी सी मैक्सी जिसकी आस्तीनें कलाइयों तक थी, उन सब के कलर मुख्तलिफ थे। दूल्हे समेत वहाँ मौजूद हर शख्स की निगाहें दुल्हन पर थी, सिवाय 2 लोगों के। एक सुनहरी आंखों दुल्हन के पीछे चलती हुई उस हल्के पर्पल कलर के लिबास में मलबूस उस लड़की पर थी जो अपनी हम जूलियो के साथ किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। दूसरे शख्स की छुपी हुई नीली आंखों का महवर भी वही थी। वो जरी की तरह मुस्कुरा नहीं रहा था, बस खामोशी से अपनी मादाम को देख रहा था। सालिस ने उसे बेपरवाह से होलिये में ही देखा था। बालों का जूड़ा बनाए, ढीले ढाले से ट्राउज़र शर्ट में ग्लासेस पहने वो कभी खुद पर इतनी तवज्जो देती नजर नहीं आती थी, लेकिन आज उसके लंबे बाल जूड़े में नहीं बंधे हुए थे। उसमें सॉफ्ट कर्ल्स डालकर आधे एक कंधे पर डाल रखे थे और बाकी के पीछे पुष्ट पर बिखरे हुए थे। मेकअप आर्टिस्ट से करवाया गया सॉफ्ट सा मेकअप, नाजुक सी ज्वेलरी और ऊंची हील्स, वो मनल जलील मुख्तलिफ लग रही थी। उसकी सियाह काजल से लबरेज आंखें पहले जरीर और बासिल की जानिब उठी थी, उसके बाद उससे कुछ दूर खड़े सालिस पर। उसने जरीर के जैसा ही ऐश ग्रे सूट पहना हुआ था, आंखों पर शेड्स लगाए थे। वो मनल को ही देख रहा था। निया का ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है ना, मिसेस सुमा बता रही थी कि वो काफ़ी अरसे से अपनी सैलरी से कुछ पैसे बचाकर सेविंग्स कर रही थी ताकि अपने फेवरेट डिज़ाइनर का ड्रेस पहन सके। मनल के अंदाज में 27 थी। सिर्फ कुछ घंटों के लिए पहनना होता है, इसके बाद तो वेडिंग ड्रेसेस बस संभाल कर रख दिए जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस पर इतने पैसे खर्च करना अक्लमंदी है। उसकी बात सुनकर जमिया ने इजहार ख्याल किया था। स्टेज के कुछ करीब ही रखी हुई मेज़ के गिर्द वो दोनों बैठी हुई थी। मनल का रुख जमिया की तरफ था। वो उससे बातों में इतनी मशगूल थी
उसे पता भी नहीं चला था कि कब जरीर कादिर उसके बराबर में आकर बैठा था। वो मनल के हाथों को देख रहा था। मेज के दरमियान में पड़ी हुई छोटी सी ब्राउन कलर की बास्केट को अपनी जानिब खिसका कर वो उसमें से पिस्ते निकाल कर उनके छिलके प्लेट में डाल रही थी और पिस्ते मुंह में। वो ड्राई फ्रूट्स के बास्केट हर मेज पर पड़ी हुई थी, जिसमें बादाम, काजू, पिस्ते, छिलकों से काफ़ी कुछ मौजूद था, लेकिन वो पिस्तों के अलावा कुछ नहीं खा रही थी। ये चंद घंटे पूरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा यादगार और खूबसूरत लम्हे होते हैं। इन पर पैसे खर्च करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इंसान इसीलिए कमाता है कि वो अपनी खुशियों पर उन्हें खर्च करे। अगर वो अपनी पसंदीदा वेडिंग ड्रेस ही नहीं पहन सकता तो आग लगे फिर ऐसे पैसों को। मनल की बात सुनते हुए जरीर ने बास्केट अपने सामने की थी। उसके सामने पड़ी हुई पिस्तों की छिलकों की प्लेट भी उठाकर वहाँ दूसरी खाली प्लेट रख दी थी। अब वो बास्केट में से पिस्ते निकाल कर उन्हें छीलकर उसकी खाली प्लेट में डाल रहा था, जो वेडिंग ड्रेस और मेहनत की कमाई के बारे में अपनी राय देने में इतनी मगन थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि जरीर बिन कादिर उसके लिए पिस्ते छील रहा था। अच्छे लग रहे हो। वहाँ से गुजरते हुए बासिल ने जब उसे देखा तो रुककर सताइसी अंदाज में कहा, जरीर बिन कादिर, अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज़ योर लव लैंग्वेज, तुम क्या कहोगे? खाली चेयर की पुष्ट पर दोनों हाथ रखे आगे को झुके हुए उसने जरीर से इस्तफसार किया था, जिसने अपने सामने पड़ी छिलके की प्लेट की तरफ इशारा किया। पसंदीदा औरत के लिए पिस्ते छीलना। बासिल और जरीर दोनों बेइख्तियारी हंस पड़े थे। मनल जो जमिया की तरफ रुख मोड़े बैठी हुई थी, उसकी हंसी सुनकर उनकी जानिब मुतवज्जो हुई थी। क्या हुआ? वो कभी बासिल को देख रही थी तो कभी जरीर को। कुछ नहीं हुआ, तुम पिस्ते खाओ, मस्तांग का ब्रांड एम्बेसडर तुम्हारे लिए छील रहा है। बासिल ने हंसते हुए शौकी से कहा तो मनन ने उसके सामने रखी हुई बास्केट और छिलकों से भरी हुई प्लेट को देखा, फिर उसके हाथों को। वाइट शर्ट के आस्तीन के पीछे ग्रे रंग का कोट, कलाई में बंधी हुई कीमती घड़ी, तीसरी उंगली में पहनी हुई सियाह पत्थर वाली अंगूठी, उसके हाथ भी कितने खूबसूरत थे। तुम इसी फिंगर में अंगूठी क्यों पहनते हो? मनन ने प्लेट में से पिस्ते के 2 दाने उठाकर मुंह में डालते हुए उससे पूछा। जरीर ने हाथ की पुष्ट को सीधा करते हुए उसमें दमकती हुई अपनी अंगूठी को देखा था। इस फिंगर में अंगूठी पहनने पर पाबंदी कब लगी? उसने मसनूई हैरानगी से पूछा। मेरा मतलब था ये वेडिंग रिंग फिंगर है। तुम्हें यहाँ के कल्चर का नहीं पता क्या मिस्री शहजादे? उसने पीछे को टेक लगाते हुए कहा। अच्छा, तो अब इस उंगली में अंगूठी पहनने के लिए शादी का इंतजार करना पड़ेगा। अब शादी नहीं हो रही तो बंदा अंगूठी भी नहीं पहन सकता। तुम्हें कब से शादी करने का शौक हो गया? जमिया ने अचंभे से पूछा। एक 26-27 साल का नौजवान लड़का अगर मुँह से कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे करनी है शादी, हो नहीं रही वो अलग बात है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी प्यारी थी, तुमने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया? मनन ने तुनक कर कहा था। मुझे नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा पसंद है। जोनी के बारे में तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले चंद सालों में वो बिल्कुल ही एक प्लास्टिक की चलती फिरती गुड़िया लगने लगेगी। उसे सर्जरी का हद से ज़्यादा ऑब्सेशन है। और तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड और ब्रेकअप के बारे में कैसे पता? तुम मुझ पर नज़र रखती थी। मैं तुम्हें पसंद नहीं था फिर भी मुझे स्टॉक करती थी। जरीर ने आबरू खींचकर कहने पर उसने बस साकता ही दोनों कानों को लो को छुआ था। मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हें स्टॉक करने का। तुम अपनी हरकतों की वजह से इतने वायरल थे कि आए दिन तुम्हारे कोई ना कोई पोस्ट मुझे इंस्टाग्राम पर देखी जाती थी। तुम्हें ब्लॉक कर देना चाहिए था। अब तुम इतने भी बुरे नहीं लगते थे कि तुम्हें ब्लॉक ही कर देती। और करने का फ़ायदा क्या? तुम्हारे फैन पेजेस इतने बने हुए थे, ना चाहते हुए भी तुम्हारी खबरें मिलती रहती थी। चलो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढते हैं। तुम बताओ तुम्हें शादी के लिए कैसी लड़की पसंद है? जमिया ने इश्तियाक से कहा। जो मुझे जानती ना हो। जानती ना हो? वो तीनों ही उसके जवाब पर हैरान हुए थे। जो मुझे एक बेवकूफ़, ज़िद्दी और मगरूर इंसान समझे, जो कहे कि जरीर बिन कादिर तुम्हारे जैसा लकछड़ा और सन के इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो लड़की तुम्हें इतनी बातें सुनाएगी और तुम उससे शादी करना चाहोगे? उसने निचली लब का किनारा दबाते हुए अपनी मुस्कुराहट को रोका था। फिर मनल की कुर्सी की पुष्ट पर कोहनी टिकाकर बंद मुट्ठी को सर के नीचे रखे वो मनल को आबरू उठाकर देखते हुए बोला, मुझे मज़ा आएगा फिर उसकी गलतफहमी दूर करने में। उसका गहरा सा जो मायने लहजा आँच देता हुआ था। कैसे करोगे? उसे डाइट चार्ट बना कर दोगे? उसकी कॉफ़ी बन करके फ्रेश जूस की आदत डाल दोगे और उसे सुबह शाम ये कहोगे, ए गर्ल, जरीर कादिर इज़ द बेस्ट यू नो। मनल ने आखिर में लहजे को काफ़ी कूल बनाते हुए दरमियान के दोनों उंगलियां बंद करके स्टाइल से हाथ हिलाकर कहा तो वो ना चाहते हुए भी बेइख्तियार हंस पड़ा था। तुम इस बेचारी को नफसियाती मरीज बना दोगे?
तुम कहना चाह रही हो कि ज़रीर कादिर की शख्सियत इतनी दबंग है कि उसके साथ रहने वाले लोग अपने होश व हवास ही गवा देते हैं। इतनी दबंग है कि लोग उसे संभाल ही नहीं पाते और अपना ज़हनी तवाज़ुन खोने लगते हैं। मैं उसे लेकर कहीं रूपोश हो जाऊंगा, दुनिया वाले हमें ढूंढते ही रह जाएंगे। तुम उसके साथ इतना जुल्म करोगे, उसे दुनिया से ही महरूम कर दोगे। मैं चाहता हूँ वो अपनी दुनिया सिर्फ मुझ तक महदूद करे, मेरे अलावा किसी को न देखे। अगर उसे चांद भी देखना हो तो उसे नहीं, सिर्फ मुझे देखे। बिना देखे ही मुझे उस लड़की के लिए काफ़ी अफसोस हो रहा है। उसकी किस्मत पर रहम आ रहा है। वो बेचारी जानती भी नहीं होगी कि ज़रीर कादिर उसे शादी करने के बाद अगवा करके ले जाने वाला है। उसके लहजे में गहरा तासुफ था। अगर उसे मुझसे मोहब्बत होगी तो खुशी खुशी मेरे साथ जाएगी, और अगर उसे तुमसे मोहब्बत ना हुई तो अगवा करके ले जाने में भी कोई बुराई नहीं है। कितनी वाइल्ड सोच है तुम्हारी। वो हमेशा तुमसे नाला रहेगी, जभी तो वो सबसे खास है। सारी दुनिया मुझ पर मरती है, अगर वो भी मुझसे मोहब्बत करेगी तो क्या फ़र्क होगा इसमें और दुनिया में। तुम चाहते हो सारी दुनिया से मोहब्बत करे और वो लड़की तुमसे चिढ़ती रहे। मुझे उसे चढ़ाने में मज़ा आएगा। मैं उसे तंग करूँगा, तेज सिलाऊंगा। वो मुझे बुरा भला कहेगी तो फिर और ज़्यादा तंग करूँगा। अजीब है फैंटेसी है तुम्हारी। मैं 100% श्योर हूँ वो तुम पर केस लाजमी करेगी। तुम बताओ ना, अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हुई तो तुम क्या करोगी। उन दोनों का मुबाहिसा ज़रीर के इस सवाल पर थमा था। मनल ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसकी नज़रें बेसाख्ता ही उस जानिब उठी थी जहाँ वो मिसेस सुमा के साथ खड़ा हुआ था। एक हाथ में कॉफ़ी का मग थामा हुआ था, दूसरा हाथ पैंट की जेब में। धूप से बचने के लिए उसने अपने भूरी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। मैं तो उसकी परछाई भी किसी को देखने नहीं दूंगी। वो उमड़ती हुई मुस्कुराहट पर जब्त करते हुए बोली थी। वो मुस्कुराहट जो सांगवान को देखकर उसके चेहरे पर आने लगती थी, लेकिन दूसरा ही पल उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। उसने गर्दन मोड़कर ज़रीर को देखा, जो साबका हालत में बैठा था लेकिन परेशानी पर बल नुमाया थे। ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, तुम्हारी सोच वाइल्ड नहीं है। दोनों हाथ उठाते हुए उसने मुफाहिमत भरने वाले अंदाज में कहा, साथ ही ज़रीर कादिर की जुनूनी मोहब्बत पर दिए गए अपने रिमार्क्स भी वापस ले लिए थे। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा जुनूनी लग रही हो। वो बगैर उसके चेहरे के तासुरात को दिलचस्पी से देखते हुए बोला, एक राइटर और एक एक्टर को साथ बिठा दिया है, क्या लगता है कौन जीतेगा इस मुबाहिसे में। जमिया ने बासिल को शरारती से अंदाज में देखते हुए पूछा। उन दोनों के मुकालमे उन्होंने खामोशी से सुने थे। जीतने का तो नहीं पता, लेकिन हारेगा वो जिसके दिल में ज़्यादा मोहब्बत होगी। इट्स अ लव ट्रायंगल। ज़रीर मनल को देख रहा है और मनल जांगवान के अलावा किसी को नहीं देख रही। जमिया ने कदरे धीमे आवाज़ में कहा, इस ट्रायंगल को तोड़ना पड़ेगा। उसका अंदाज गैर जज्बाती था। कैसे टूटेगा, जमिया ने पूछा। जब दरमिया से एक बाहर निकल जाएगा। और दरमिया में कौन है। दरमिया में वो है। बासिल ने कुर्सी की पुष्ट से दोनों हाथ हटाकर सीधे होते हुए जमिया को देखा, जो सीने पर बाजू बांधे उसी को देख रही थी, जिसके नाम का मतलब ही तीसरा फर्द है। जमिया ने सांस रोककर उसकी बात सुनी थी। बेसाख्ता निगाहें जांगवान की जानिब उठी थी। वहाँ एक बच्ची थी जो मेज पर कई सारे फूलों के बने हुए ताज रखे खड़ी थी। वहाँ से गुजरती हुई हर लड़की को दे रही थी। ज़रीर के कदम उसके पास उठे थे। वो मेज पर सजे हुए मुख्तलिफ फूलों के ताज देख रहा था। कैन आई टेक दिस। उसने एक गुलाब का और मोतिये का बना हुआ ताज उठाकर पूछा। ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, उस बच्ची ने मसनूई अफसोस से कहा। ज़रीर ने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया था जहाँ मनल खड़ी हुई थी। जमिया से पिक्चर्स क्लिक करवा रही थी। आई वॉन्ट दिस फॉर माई लेडी। उसके ड्रेस के साथ ये वाला सूट करेगा। उस बच्ची ने ज़रीर के हाथ से गुलाब वाला ताज लेकर उसे दूसरा पकड़ाया था, जो गुलाबी और जामुनी रंग के फूलों से बना हुआ था। थैंक्स लिटिल गर्ल। क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। उसने शरारती से अंदाज में पूछा तो ज़रीर ने मुस्कुराते हुए मनल की तरफ देखा, फिर दोबारा उसी बच्ची को। फ्यूचर वाइफ। फिर एक आंख विंक करते हुए कहा तो उसके चेहरे पर खुशगवार से तासुरात उभरे थे। मुझे अपनी शादी में बुलाओगे ना। ज़रूर बुलाऊंगा, लेकिन पहले मेरे लिए दुआ करना, मेरी शादी उससे हो जाए। आमीन प्यारे लड़के, तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। उसने खुशदिली से कहा था। एक हाथ पहलू में रखे वो मुस्कुराते हुए तस्वीर बनवा रही थी जब बेसाख्ता चौंकी थी। सीधा हाथ बेइख्तियार ही सर की जानिब उठा था जहाँ ज़रीर ने फूलों का बना हुआ ताज पहनाया था। इमोशनल क्वीन विद हर क्राउन, परफेक्ट। ताज पहनाने के बाद उसने थोड़ा दूर होते हुए उसका जायजा लिया, फिर मुतमईन होते हुए मुस्कुराकर बोला, क्या बात है, ताइपे की शहजादी के ताजपोशी मिस्र के शहजादे ने खुद की है। जमिया ने छेड़ते हुए कहा, तुम्हें मेरे लिए हीरे जवाहरात से बना हुआ ताज लेकर आना चाहिए था, तुमने फूलों के ताज पर तड़का दिया। वो मसनूई नाराज़गी से बोली,
वो भी पहना दूंगा जब तुम मिस्री मलका बन जाओगी। फिर मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए यही ताज ठीक है। क्यों नहीं चाहिए? उस ताज के साथ फिर मिस्र के शहजादे को भी कबूल करना पड़ेगा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे अलावा और कोई शहजादा नहीं है मिस्र में? उसने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा। खुशकिस्मती से मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। मुझे पूरा यकीन है अगर तुम्हारा कोई भाई होता तो तुम से ज़्यादा समझदार और सेंसेबल होता, तो तुम मुझे ठुकरा कर उसकी मलका बन जाती। खुशी से उसके अंदाज में दबी दबी सी शरारत थी। नॉट फेयर। उसके चेहरे पर नाखुशी दिखाई देने लगी। शहजादे की ताजपोशी हो गई हो तो अब साथ खड़े हो जाओ, पिक्चर्स ले रही हूँ। जमिया ने कैमरे का लेंस चेंज करते हुए उसे कहा तो उसने मनल के बराबर में आते हुए कोट की अंदरूनी जेब से ग्लासेस निकाल कर आंखों पर चढ़ाए थे। फिर कोहनी को इस तरह से मोड़ा कि मनल उसे पकड़ ले। वो जिस एंगल पर खड़े थे सूरज की किरणें सीधे उनके चेहरों पर पड़ रही थी। जैब ने मनल को देखा था, जो हर कुछ लम्हों बाद आंखों पर हाथ का छज्जा बनाते हुए सूरज की किरणों से बचने की कोशिश कर रही थी। ये पहन ले। उसने अपनी आंखों पर से ग्लासेस उतार कर मनल को दे दिए थे। जैब वहाँ अब उस तरह से खड़ा था कि वो किरणें उसकी पुष्ट पर ही छुप गई थी। वो मनल और जरीर तक नहीं पहुँच रही थी। वो दोनों गर्दन ताने विक्ट्री का निशान बनाते हुए पोज दे रहे थे। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने मेरे लिए जो कुछ किया है, मुझे अपना एहसानमंद बना लिया है। मिसेस हुमा तशक्कुर भरे अंदाज में अपने सामने खड़े हुए शख्स से मुखातिब थी, जो उनकी जानिब नहीं देख रहा था। आंखों पर शेड्स लगाए, हाथ में कॉफ़ी का मग पकड़े उसकी तवज्जो कुछ दूर खड़े हुए उस जोड़े पर थी, जो अपने 2 साल के बेटे के साथ तस्वीर बनवा रही थी। कितनी खुश और मुकम्मल फैमिली थी उनकी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसकी ख्वाहिश और तमन्ना हुआ करती थी। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना वो मकसद याद रखिएगा जिसके लिए आपको मैंने चुना था। उसकी आहिस्तेगी से कहने पर वो फ़ौरन बोल उठी थी। मुझे याद है और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उसे याद रखूंगी। मैं मनल का ख्याल अपनी सगी बेटी की तरह ही रखूंगी। बारिस्ता, वो दूर से ही उसे आवाज़ देता हुआ उनकी जानिब आ रहा था, तो सालिस की खफीफ सी निगाहों का इशारा समझकर वो सर हिलाते हुए वहाँ से आगे बढ़ गई थी। यह अकेले क्या कर रहे हो? चलो आओ, ग्रुप फोटो बन रही है। मुझे तस्वीर बनवाना पसंद नहीं है। उसने जरी की तवक्को के एन मुताबिक इनकार किया था। तुम्हें तो कुछ भी पसंद नहीं है, तुम्हारे बगैर ग्रुप फोटो कैसे बनेगी? तुम भी हमारे फ्रेंड सर्कल का हिस्सा हो, चलो आ जाओ ना यार। जरी ने लापरवाह से अंदाज में कहते हुए उसकी कोहनी पकड़ी थी। सालिस ने एक निगाह उसके हाथ पर डाली थी और दूसरी निगाह उसके चेहरे पर। जरीर, मुझे ये बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं है। दूसरों की प्राइवेसी और प्राइवेट स्पेस का ख्याल न रखा जाए तो गैर इखलाकी हरकत होती है। उसने कुछ जब्त से उसे बावर करवा दिया था। दोस्तों के दरमियान प्राइवेसी और गैर इखलाकी जैसी बातें लेकर आना बेवकूफ़ी होती है। दोस्त का कंधा इंसान का दिल होता है और दोस्त का दिल इंसान का घर। अगर मुख्तसर लफ्ज़ों में कहूँ तो एक दोस्त दूसरे का कंफर्ट जोन होता है। अगर ये गैरों वाली बातें करते रहोगे तो हम दोस्त कैसे बन पाएंगे? मुझे आपका दोस्त नहीं बनना, लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा था मुझे दोस्त बनाना पसंद नहीं है। अपनी इस पसंद को बदल लो, फिर तन्हाई की बीमारी तुमसे दूर हो जाएगी। तन्हा सिर्फ वो होता है जिसके पास दोस्त नहीं होता। अगर दोस्तों के होते हुए भी इंसान खुद को तन्हा महसूस करता है तो या तो उसके पास असल दोस्त नहीं होते या वो दोस्ती को समझ ही नहीं पाता। लगता है दोस्ती के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं आप। तुम्हारी मादाम की वजह से वो दोस्ती को इतनी वैल्यू देने वाली इंसान है। उसके साथ रहकर मुझे दोस्ती का असल मतलब समझ आया है। चलें? बासिल ने मुझे कहा था कि मैं तुमसे दोस्ती करने में कभी कामयाब नहीं हो सकूंगा। लगता है मैं जल्दी ही उसे गलत साबित करने वाला हूँ। बासिल ने शर्त लगाई थी। नहीं, लेकिन उसे लगता है तुम कभी किसी के दोस्त बनना पसंद नहीं करोगे। तो आप मुझे एक चैलेंज समझकर अप्रोच कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ एक दोस्त समझकर अप्रोच कर रहा हूँ। मुझे लगता है हमारे दरमियान अच्छी दोस्ती हो सकती है। मैंने कभी किसी को दोस्ती की ऑफ़र नहीं की, लेकिन तुम्हें कई बार कर चुका हूँ। इखलाकी तौर पर अब तुम्हें मुझे टालने के बजाय मेरा दोस्त बन जाना चाहिए। उसके अंदाज में महसूस की जाने वाली धौंस थी। न आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं और न ही मैं आपके बारे में। साथ रहेंगे तो जान जाएंगे। उसका शाहाना सा अंदाज बेनियाजी भरा हुआ था। सालिस का ये अज़्र भी उसने मुस्तरद कर दिया था। अगर हम एक दूसरे को पसंद न आए तो बर्दाश्त कर लेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। लेकिन सालिस ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोश निगाहों से उसे देखता रहा। वो अभी तक उसे बर्दाश्त ही तो करता आया था। फ़ोटो सेशन और पुरतकल्लुफ़ खाने के बाद अब शादी के मुख्तलिफ रवायतें रस्में अदा की जा रही थीं। निया स्टेज पर तन्हा खड़ी थी। पीछे मुड़कर अपना गुलदस्ता वो बिन देखे फेंकने वाली थी।
स्टेज से नीचे उसकी कई दोस्तें खड़ी हुई थी जो सब गैर शादीशुदा थी। बाकी लड़कियों के साथ वो भी खड़ी हुई थी, पुरजोशी से मुस्कुराती हुई। चेयर पर खड़ी हो जाओ, ऐसे तो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। मनल ने तुनक कर उसे देखा था, जो हमेशा उसकी हाइट को निशाना बनाता था। वो दराज कद थी, दुबली पतली सी जिस्मत के साथ उसका कद और भी ज़्यादा नुमाया होता था, लेकिन शरीर और जांगवान के कद और जिस्मत के सामने वो छोटी ही लगती थी। वो फेंकने लगी है। इतनी लड़कियों में से किसी के भी हाथ में वो फूल नहीं आए थे। वो सब पीछे मुड़ी अब जरीर को कीनतोज निगाहों से देख रही थी, जिसके हाथ में वो बुके था। तुमने क्यों पकड़ा? मनल ने उसे घूरते हुए पूछा। कुछ देर पहले की सारी पुरजोशी नाराजगी में बदल गई थी। क्या मतलब क्यों पकड़ा? मुझे भी तो जल्दी शादी करनी है। अच्छा क्राई बेबी, इतनी सी बात पर रोने मत लग जाना, तुम रख लो। जरीर ने वो बुके उसकी जाने बढ़ा दिया। मैं इतना भी नहीं रोती जितना तुम मुझे बदनाम करते हो, मनल ने नाराजगी से कहते हुए उसके हाथ से बुके झपट लिया था। शादी का अगला नंबर अब हम दोनों का है। देखते हैं तुम्हारी किस्मत में कौन बदकिस्मत दुल्हन लिखी है। जरीर की बात सुनकर उसने चिढ़ाते हुए कहा, ये मिसेस सुमा इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? सब ठीक है? मनल की गैर इरादा सी निगाह उन पर पड़ी थी, जो साउंड सिस्टम वालों के पास ऑर्गेनाइजर के साथ खड़ी थी। जिस सिंगर को बुलाया था उसके साथ कोई इमरजेंसी हो गई है, उसने आने से मना कर दिया है। जमिया ने उनके गोशे गुजार किया। ये तो बुरा हुआ, निया का स्पेशल दिन खराब हो जाएगा, मनल ने अफसोस से कहा। कुछ देर में वेडिंग डांस शुरू होने वाला है। सब कुछ इतना परफेक्ट गया था और आखिर में ये इशू हो गया। एक्सक्यूज मी, जरीर ने हल्का सा खंगारते हुए अपने कॉलर को दुरुस्त किया। मैं गाना गाऊंगा। जरीर, वेडिंग डांस के लिए गाना गाना है, मेहमानों समेत दूल्हा दुल्हन को यहाँ से डरा कर भगाने के लिए नहीं, मनल ने तासुब से कहा। माई लेडी, एक बार मेरा गाना सुन लोगी तो अपने उस कोरियन सिंगर को भूल जाओगी। तुम्हें इतना यकीन है खुद पर? तुम बस देखना ये सब कैसे मेरे लिए तालियां बजाएंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो जो तुम कहोगी मैं करूँगा, जो भी कहूँगी। यस, जो भी कहोगी। अगर इन लोगों को तुम्हारा गाना पसंद न आया तो तुम्हें अपनी मस्तांग का रंग बदलना पड़ेगा। अपनी मर्जी से बदल सकता हूँ, पर्पल कलर करने के लिए मत कहना प्लीज़। उसे जैसे यकीन था कि वो उसी रंग का नाम लेगी। पर्पल ही करवाना पड़ेगा। देखना कितनी क्लासी लगेगी तुम्हारी गाड़ी। क्लासी का तो नहीं पता, लेकिन जहर ज़रूर लगेगी। मनल ने घूर कर उसे देखा था, फिर बड़बड़ाते हुए उन कुर्सियों की जाने बढ़ गई थी जो एक तरतीब से फ्लोर के सामने लगाई गई थी। वो जाकर सालिस के बराबर वाली चेयर पर बैठ गई। वेडिंग डांस के लिए ये गाना गाने वाला है, साथ ही उसके गोशे गुजार किया। उसकी आवाज़ अच्छी है। तुमने कभी इसका गाना गाते हुए सुना है? नहीं? फिर तुम्हें कैसे पता कि अच्छा गाना गाएगा? जिसकी आवाज़ अच्छी होती है उनकी बातें, उनका गीत सब अच्छा लगता है। तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी है, तुम्हें भी इसके साथ देना चाहिए। लेकिन अब ये मत कहना कि तुम्हें गाना गाना पसंद नहीं, वह नखवत से बोली। एक मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया था। मैं यही कहने वाला था। मैं जान गई हूँ तुम्हारी आदतें, हर चीज़ के बारे में तुम यही कहते हो कि तुम्हें नापसंद है। तुम्हें कुछ पसंद भी है क्या? सालिस ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वह अपनी दूसरी तरफ बैठे बासिल से जाने मुतवस्सा हो गई थी। उसके हाथ में पकड़ी हुई प्लेट में से ताइवान की रिवायती मिठाई उठाकर मुंह में डाल रही थी, ये महसूस किए बिना कि उस शख्स की नीली आंखों की गरमाइश उसके चेहरे को छू रही थी। हाँ, मुझे पसंद है तुम्हारा बिना रुके बेतुकी बातें करना, तुम्हें देखना, तुम्हारे ख्यालों में डूबे रहना, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करना, तुम्हारी मुस्कुराहट में खो जाना। मुझे वो सब कुछ पसंद है जो तुम्हारी ज़ात से मुंसलिक है। उसके दिल की सतह बुलंद हो रही थी, जिन्हें खामोश करवाते हुए वो स्टेज की जानिब देखने लगा था, जहाँ फ्लोर के दरमियान में एक चेयर रखकर स्टैंड पर माइक लगा दिया गया था। साइड में बैठे हुए म्यूजिशियन को कुछ हिदायत देने के बाद वो वहाँ आकर बैठ गया था। जरा सी अपने टाई को ठीक करते हुए एक नज़र हाजिर महफिल पर डाली, जो सब उसकी जानिब मुतवज्जा उसका गाना सुनने के मुंतज़िर थे। उसने मुस्कुराते हुए सर को ज़रा सा खम देते हुए उस पर्पल लिबास वाली लड़की को देखा, जैसे कह रहा हो कि वह कुछ ही देर में उसे गलत साबित करने वाला है। टांग पर टांग रखे, दोनों हाथों को गोद में रखे, वो म्यूज़िक चलने के बाद अब गाना शुरू कर चुका था। दूल्हा दुल्हन फ्लोर पर मौजूद एक दूसरे के करीब खड़े मुस्कुराते हुए धीमे से रक्स शुरू करने लगे थे। आई फाउंड अ गर्ल ब्यूटीफुल एंड स्वीट, ओह आई नेवर न्यू यू वर द समवन वेटिंग फॉर मी। वो गोल्डन स्टार एजेंसी में चीफ के रूम में बैठा हुआ था। हाथ में चौमिन का बोल था और सामने लैपटॉप पर एक सीसीटीवी वीडियो चल रही थी, जहां स्टोर से कुछ दूर खड़ी हुई लड़की अपने फ़ोन में जरीर के किसी को मारने की वीडियो शूट कर रही थी। Cause we were just kids when we fell in love, not known
What it was, I will not give you up this time. उस या अंधेरी रात में अंधाधुंध भागते हुए वो एक कैफे में पनाह लेने के लिए छुप रहा था। वहाँ उसे वही सीसीटीवी फुटेज वाली लड़की दिखाई दी थी जो नाखुशी से उसे देख रही थी। उसके करीब खड़ी हुई मेज पर जरा से झुकते हुए उसे और जैन को नंबर्स की अहमियत के बारे में बता रही थी। उस रात जैन ने उसे पहली बार देखा था, पहली बार किसी लड़की को इतनी महमियत से सांस रोके देखा था। वो पहली बार किसी की जाने मुतवज्जा हुआ था, पहली बार उसे किसी लड़की में दिलचस्पी महसूस हुई थी। डार्लिंग, just kiss me slow, your heart is all I own and in your eyes, you are holding mine, baby, I dancing in the dark with you between my arms. उसके जख्मी वजूद को अपने बाजू में भरे वो रो रही थी। उसे मरता हुआ देखना उसे खौफजदा कर गया था। Barefoot on the grass while listening to our favorite song, when you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. उस थोड़े से अरसे में हुई उसके साथ हर मुलाकात, उसके साथ हुई हर गुफ्तगू, उसके साथ बताए हुए हर पल उसकी निगाहों के सामने गुजर रहे थे। Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dream. I hope that someday I will share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we are so in love within, against all odds. I know we will be all right this time. Darling, just hold my hand. Be my girl. I will be your man. वो जापान में साकुरा के दरख्तों के दरमियान गिरा हुआ किसी को मुस्कुराते हुए उसके बारे में बता रहा था। उसके लिए जापान की तस्वीर खींच रहा था, जापान की यादों को महफूज कर रहा था, जापान की सौगातें खरीद रहा था। I see my future in your eyes. Oh baby, I am dancing in the dark with you between my arms. वो उसका ड्राइवर बन गया था, उसके शानों पर अपना कोट डालकर उसके हिल्स पकड़े उसके पीछे चल रहा था, उसके लिए खाना बना रहा था, उसके लिए किसी से बहस कर रहा था। अपने गिर्द जो उसने हिसार बांधकर दुनिया को उस हिसार के पार ही महदूद कर रखा था, उस लड़की के लिए उसे भी तोड़ दिया था। उसे अपने करीब आने, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करने की भी इजाज़त दे दी थी। उसके लिए ज़रीर बिन कादिर ने हर वो काम किया था जो उसकी आदतों के खिलाफ था। उसके सामने वो झुक गया था। हमेशा तनी हुई रहने वाली उसकी गर्दन मनल जलील के सामने झुक जाया करती थी। Barefoot on the grass while listening to our favorite song, when I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this darling, you look perfect tonight. मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में था, उस लड़की को लगता था उससे मोहब्बत करता हूँ, मुझे भी यही लगता था, लेकिन मेरी गलतफहमी तब दूर हुई थी जब मेरे वीरान दिल को तुमने आबाद किया था, जब मेरी आंखों ने तुम्हें देखा था और मेरे होठों ने तुम्हारा नाम लिया था। तब मुझे एहसास हुआ था कि मैं अब तक सिर्फ एक वहम में जी रहा हूँ, एक मुख्तसर से अरसे की जज्बाती वाबस्तगी को मोहब्बत का नाम दे रहा था। लेकिन जब मैं तुमसे मिला मुझे मोहब्बत का असल मतलब समझ आया। हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है मनल जलील, बेहद बेतहाशा। अपनी तरफ से सारे जज्बात उस गीत के सुरों में शामिल करके वो जैसे हल्का फुल्का हो गया था। सर को खम दे वो हाज़रीन महफिल के तालियों और तारीफ़ों का शुक्रिया अदा कर रहा था। उसके लिए तालियां बजाने वालों में वो भी शामिल थी जिसे पहले से पता था कि उस शर्त में वही जीतेगा। वो पहली दफ़ा उसका गाना नहीं सुन रही थी। 7-Eleven के बाहर उसे गाते हुए वो सुन चुकी थी और उसकी आवाज़ की भी मदा बन चुकी थी, लेकिन इस बात का एतराफ़ शरीर के सामने करना यानी उसे बिला वजह की शौकिया मारने की वजह फराहम करने जैसा था, जिससे मनल ने परहेज़ किया था। लेकिन एक फ़ैसला तो ज़रीर बिन कादिर ने कर लिया था। वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किए बिना जियोफन से नहीं जाएगा, जियोफन की वादियों को अपने इश्क का गवाह बनाएगा, उस पर्वतों में अपनी मोहब्बत की खुशबू की तरह बिखेर देगा। ठंडी सी मुअत्तर हवाएं, पहाड़ों और झील का रोमानवी सा मंजर, पहलू में बैठा हुआ पसंदीदा मर्द, उसके लबों पर एक सुरूर भरी खूबसूरत सी मुस्कुराहट में रक्सा थी। दिल की धड़कनों में गैर मामूली सी रवानी थी। वो एक तजबजुब का शिकार थी। क्या उसे जांगवान को अपने हाल दिल से आगाह कर देना चाहिए? क्या उस यकतरफा मोहब्बत की आग की तपिश उस तक पहुंचा देनी चाहिए? लेकिन हमेशा की तरह इस दफ़ा भी उसने ठुकराए जाने की डर से अपनी इस ख्वाहिश को सख्ती से दबा लिया था। उसे थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए था, कुछ दिन और सब्र करना चाहिए था। अगर वो खुद ही समझ जाए, अगर उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही न पड़े, तो मोहब्बत से भरे हुए दिल में
बेचैनियाँ और घबराहट की भी अपनी एक जगह थी। एक नामहसूस से खौफ का भी हिस्सा था, एक खदशा भी दिल की दीवारों से लिपटा हुआ था, जैसे ये मोहब्बत किसी सौगातों की तरह उसे तोहफे के तौर पर दिया गया था। जहाँ मोहब्बत थी वहाँ ये सब थे, जहाँ मोहब्बत नहीं थी वहाँ सुकून था। कोई खौफ, कोई खदशा, किसी किस्म की घबराहट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इत्मीनान और आसूदगी। किसी को देखने की ख्वाहिश नहीं, किसी से बात करने का मौका ढूंढने की कोशिश नहीं, किसी की मौजूदगी में धड़कनों को संभालने का तरद्दुद नहीं, किसी का नाम सुनकर शोर मचाते दिल को खामोश करवाने की फिक्र नहीं, किसी का ख्याल जो लबों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर गुलाल बिखेर दे, किसी की यादें जो ख्वाब बनकर मीठी नींद सुला दें, किसी के दीद की ख्वाहिश जो हमेशा बेचैन रखें। उन सारे एहसासात से वो अनजान थे, जिनके नसीब में मोहब्बत के गुलाब नहीं खिले थे। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और काफ़ी सॉफ्ट स्वीट सा एपिसोड था, कुछ टेंशन नहीं थी, ना ही कुछ बुरा हुआ। एंड चल रहा है जबकि और ज़्यादा पेजेस भी नहीं बचे हैं, क्योंकि 1490 टोटल पेज थे और 1136 हो चुके हैं, तो अब एंड ही समझो। और सारिस की सॉफ्ट साइड भी अच्छी लग रही है, जो ज़रीर के लिए थी, मतलब उसे फिक्र थी कि वो बाहर बैठा हुआ है 7-11 के, तो उसके लिए ये सही नहीं है। और अब भी इतने अच्छे से बात कर रहा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर वही एंड सोच कर दुख होता है। काश इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो, दोनों भाइयों की भी। मतलब देखते हैं क्या होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।